अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। नावल रूह इश्क का पार्ट 2 आज हम रीड करने लगे हैं। माही उठो, यूँ नहीं जाना क्या आपने? माही की मामा उसके सर पर खड़ी कह रही थी। मामा प्लीज़ आज नहीं, कल से जाऊँगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दें। माही ब्लैंकेट उतारे बिना ही कहने लगी। माही बिल्कुल भी नहीं, एक हफ़्ता हो गया आपको यूँ नहीं गए हुए, और उठो चलो। माही के मामा ने उसका ब्लैंकेट उतारते हुए कहा। माही ने छोटी छोटी आंखें खोलकर अपनी मामा को देखा और उठकर बैठी और अपनी मामा को ज़ोर से हग किया। आज मेरी गुड़िया बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? माही की मामा उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछने लगी। माही की आंखों के सामने पिछली रात के सब मंजर छा गए तो वो और भी ब्लश करने लगी। कुछ नहीं मामा, आज आपका सुबह सुबह चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छा, मस्का बाद में लगाना, पहले फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। माही की मामा उसके सिर पर बोसा देती वहाँ से चली गई तो माही भी फ्रेश होने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद माही नीचे आ गई। मामा जल्दी नाश्ता दे, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी। माही डाइनिंग टेबल पर बैठी बुलंद आवाज़ में कह रही थी और माही की मामा नाश्ता लिए उसके सामने आकर बैठी और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। माही नाश्ता करती जल्दी से यूनी के लिए निकल गई। सहर और आलियान के साथ राफे और रुबाब के साथ उनकी भी आज शाम की लंदन की फ़्लाइट थी। उनके जाने के बाद मारिया के मामा बाबा ने भी उम्रे पर जाने का इरादा किया तो उन्होंने माही के बाबा को भी अपने साथ जाने का कहा। पहले तो वो माने नहीं, फिर माही की जिद करने पर माही के मामा बाबा भी जाने के लिए हामी भर गए। माही मेरी गुड़िया, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मारिया के साथ ही रहना, ओके? माही अपने मामा बाबा के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी तो वो उसे प्यार करते हुए बोली, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत करिएगा। मेरे साथ मारिया है ना, और शहर की फैमिली भी है, अहमर भी है। माही अपने मामा के सीने से लगी कि न कह रही थी। कुछ ही देर में माही के मामा बाबा और मारिया के मामा बाबा उन्हें खुदाफिज करते वहाँ से चले गए तो माही और मारिया भी अहमद के साथ वापस घर आ गई। उफ़, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं यार, माही बेड पर गिरने के अंदाज में लेटते हुए मारिया से कहने लगी। हाँ यार, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, मारिया बेड पर उसके साथ लेटती हुई कहने लगी। माही और मारिया को उनके मामा बाबा के आने तक एक साथ ही माही के घर पर रहना था, इसलिए मारिया अपना सामान लेकर माही के घर आ गई। मारिया यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, माही रूहानसी होती मारिया से कहने लगी। चलो और पहले कुछ खाते हैं, फिर रेस्ट करेंगे और रात में मूवी देखेंगे दोनों, ठीक है? मारिया बेड से कहते वो उठ खड़ी हुई। ओके चलो। माही उसकी बात का जवाब देती उसके पीछे किचन में चल पड़ी। दोनों फ्रिज खोले खड़ी एक दूसरे को देखने लगी। माही की मामा बहुत सारा खाना बनाकर उनके लिए फ्रीज़ करके गई थी, क्योंकि दोनों को खाना बड़े नाम ही बनाना आता था। मैं नहीं खा रही ये सब कुछ, मुझे कुछ और खाना है, जैसे कि बिरयानी। माही अपने होंठ पर ज़ुबान फेरते हुए कहने लगी। माही, मुझे और तुम्हें बिरयानी बनानी आती नहीं और अकेले हम लेने जा नहीं सकती, तो अब जो है वही खाना पड़ेगा। मारिया शेल्फ पर बैठी माही को तलकीन कर रही थी। यार मारिया, मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो वरना मुझे नहीं खाना ये, प्लीज़ मेरी जान हो ना, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। माही मारिया को हक करती हुई कहने लगी। यार अहमद तो हमें घर छोड़कर एक मीटिंग के लिए गए हैं, उनका जल्दी आना तो मुमकिन नहीं, तो किससे कहूँ? मारिया ने सफाई पेश की। तो माही मासूम सा चेहरा बनाकर उसके साथ शेल्फ पर बैठ गई। कुछ ही देर में यूं ही बैठने के बाद माही वहाँ से छलांग लगाती उतरी। हाँ, सब मिलेगा मारी, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। माही के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। माही प्लीज़ अब कोई उल्टा काम ना करना, उस दिन भी अहमर बहुत नाराज़ थे यार। मारिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कुछ नहीं करूँगी माई डार्लिंग, बस तुम जाकर मूवी ऑन करो, मैं भी आती हूँ। माही मारिया के गाल पर किस करती वहाँ से चली गई तो मारिया भी रूम में आई। वो ज़मीन पर बैठा उसके ख्यालों में खोया था जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल काटनी चाहिए लेकिन स्क्रीन पर नंबर देख जल्दी से कॉल उठाई। हेलो सियाल। माही की आवाज़ उसके कानों में गई तो अपने होश खो बैठा। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही, फिर माही की तरफ से दोबारा उसे पुकारने पर वो होश में आया। हाँ बोलो माही। सियाल के अल्फाज लड़खड़ाए लेकिन जल्दी से उसने खुद पर काबू पाया और उसके पुकारने का जवाब दिया। सियाल, मुझे और माही को बहुत भूख लगी है, अगर आप फ्री हैं तो हमें कुछ खाने को लेकर दे जाएंगे प्लीज़। माही ने एक ही सांस में अपनी सारी बात मुकम्मल की। मैं फ्री हूँ, आ जाता हूँ, आप बताओ क्या खाना है? सियाल ने माही से पूछा। अब बिरयानी लेकर दे जाए हमें। माही अपनी बात कहकर रुकी तो सियाल ने भी ओके कहकर कॉल कट कर दी और गाड़ी की कीस उठाकर घर से निकल गया। माही वापस आकर मारिया के साथ बैठी मूवी देखने लगी और साथ साथ सियाल का वेट करने लगी। आधे घंटे में सियाल माही के घर के बाहर मौजूद था और गाड़ी घर के बाहर पार्क करके वो अंदर चला आया। माही को वो पहले ही मैसेज करके अपने आने की इत्तला दे चुका था। माही उसके इंतज़ार में पहले ही मारिया को बताकर गार्डन में आई। सियाल उसे गार्डन में देखकर वहीं उसके पास आ गया। माही को देखकर सियाल के चेहरे पर चमक आ गई, जबकि माही का दिल
उसे अपनी तरफ आते देखकर बुरी तरह धड़कने लगा, पर वो पुरानी बातों को भूली नहीं थी। लेकिन सियाल की आंखों में उस दिन वो उसे खो देने का डर भी देख चुकी थी। सियाल ने उसे सलाम करते से बिरयानी पकड़ाई, जबकि एक पैकेट अपने हाथ में ले खड़ा था। सियाल, इसमें क्या है? माही ने पैकेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। यह आइसक्रीम है, सियाल ने सादा अल्फाज में कहा, जबकि आंखें मुसलसल माही के चेहरे पर टिकी हुई थी। तुम मुझे दे देना, पकड़ के क्यों खड़े हैं आइसक्रीम? माही ने हाथ बढ़ाकर कहा तो सियाल ने आइसक्रीम अपने पीछे कर ली। नहीं, ऐसे तो नहीं दूंगा, इतनी दूर से लाया हूँ, कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा मुझे, तभी मिलेगी। सियाल उसके करीब आते कहने लगा, जबकि माही का दिल जोर से धड़कने लगा। सियाल प्लीज़, माही रोहानसी होती हुई बोली। एक शर्ट पे। सियाल उस पर झुका कहने लगा। क्या? माही जल्दी से बोली। आप ये आइसक्रीम मेरे साथ खाएंगे और मुझसे कुछ देर बातें भी करेंगी। मैं यहीं आपका वेट कर रहा हूँ, आप खाना खाकर आ जाएं। सियाल उससे दूर होते कहने लगा, जबकि माही इस बात में सिर हिलाती वहाँ से चली गई। सियाल वहीं गार्डन में बैठ गया और माही का वेट करने लगा। मारिया, आ जाओ, खाना लगा दिया है, आकर खा लो। माही रूम में आकर मारिया को कहकर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आई। मारिया ने बिना किसी सवाल जवाब के खाना खाया और सोने के कहकर उठकर रूम में चली गई। मारिया के जाने के बाद माही ने जल्दी से टेबल पर से बर्तन समेटे और शाल उठाकर गार्डन में आई, जहाँ सियाल उसका इंतजार कर रहा था। माही को अपनी तरफ आते देख सियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। लाएं, दे मेरी आइसक्रीम। माही सियाल के साथ बैठकर उसे कहने लगी तो सियाल ने उसे आइसक्रीम थमाई। माही आइसक्रीम खा रही थी, जबकि सियाल की मुसलसल नजरें उस पर टिकी हुई थी। क्या आपने मुझे आइसक्रीम इसलिए लेकर दी थी कि आप खाते हुए नज़र लगा सकें, ताकि दोबारा मैं कभी खाऊं ना? माही आबरू झुकाकर सियाल से कहने लगी। नहीं तो मैं तो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी बड़े को बच्चे की तरह आइसक्रीम खाते नहीं देखा। सियाल ने मुस्कुरा कर कहा। मैं कब बच्चों की तरह खाती हूँ? माही ने आइसक्रीम खाते मासूमियत से पूछा। इधर आए, मैं बताता हूँ आपको। सियाल ने माही को खींचकर अपने करीब करते कहा तो माही भी उसके करीब होकर उसे देखने लगी। सियाल ने रुमाल निकालकर माही के होंठ के नीचे लगी आइसक्रीम साफ़ करके उसकी तरफ बढ़ा के दिखाया। ओह, ये तो कभी कभी लग जाती है सबके, इससे मैं बच्ची तो नहीं बन गई ना? माही ने रुमाल को नज़रअंदाज करते कंधे उचकाकर कहा। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, हर सवाल का जवाब होता है आपके पास, सियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह से पैदाइशी अक्लमंद हूँ। माही ने अपना सिर फ़ख्र से ऊंचा किया तो सियाल उसके बात पर मुस्कुराने के अलावा कुछ कहना मुनासिब ना लगा। सियाल ने माही के गिर्द अपने बाजू मैल करके उसे अपने और करीब किया तो वह भी उसके सीने से सर टिकाकर उसकी शर्ट के बटनों पर उंगली चलाने लगी। कुछ देर वहाँ यूं ही खामोशी छाई रही तो सियाल ने आसमान की तरफ देखकर उस खामोशी को तोड़ा। माही, सियाल ने गंभीर आवाज़ में उसे पुकारा। जी, उसके बटनों पर उंगली चलाती हुई बोली। माही आज सियाल की गुर्बत में हर एहसास और हर बात का इकरार कर देना चाहती थी, जिसके लिए वो सियाल के पाकिस्तान आने के बाद से ही कोशिश कर रही थी, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। आपको याद है जब मैं आज से 4 साल पहले एक ऐसी अंधेरी और जाड़े की रात में इसी जगह आपके पास आया था? और सियाल दूर कहीं आसमान में देखते माही से कुछ कहते हुए रुका तो माही की उंगलियां उसकी शर्ट के बटनों पर चलती हुई रुकी। इसी एक लम्हे में दोनों की आंखें पानी से भर गईं। माही के आंसू सियाल की शर्ट भिगो रहे थे, वहीं सियाल के आंसू माही की शॉल में जज़ब हो रहे थे। सियाल ने माही की थोड़ी पे उंगली रखकर माही का चेहरा अपनी जानिब किया और सही हिलाकर इसे रोने से रोका, लेकिन माही के आंसुओं में और रवानी आ गई तो माही ने अपना चेहरा दोबारा उसके सीने में छुपा लिया। सियाल ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन माही ने सियाल को और मजबूती से पकड़ लिया। माही प्लीज़ चुप कर जाओ, सियाल ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा। वो अपने आंसू साफ करती सीधी सियाल से अलग हुई तो सियाल को देखने लगी, जो कुछ कहने या पूछने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था। माही, आप आज बता दें, आखिर मेरी कौन सी ऐसी खता पे आप यूँ बेरुखी का इख्तियार किए बैठी हैं, और वो भी 4.5 सालों से? सियाल माही के चेहरे को देखते उसे पूछने लगा, जबकि माही मुसलसल नफीमा सिर हिला रही थी। दोनों के चेहरे आंसुओं से तर थे और सियाल माही का हाथ थामे उससे अपने जवाब का तलबगार था। जब सियाल के पूछने पर भी माही खामोश रही तो सियाल के आंसुओं में भी रवानी आई। माही, अब आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इन 4.5 सालों में हर लम्हे आपका इस बेरुखी का बोझ बर्दाश्त करता आया हूँ। माही, अब और नहीं उठा सकता इस बोझ को। अब इस बेरुखी को ख़त्म कर दें आप। ऐसी कौन सी खता हो गई आपके सियाल से जो आपने जुदाई की राह चुन ली? सियाल माही के हाथ थामे उससे सब कह रहा था, जबकि माही आंखों में आंसू लिए सर झुकाए बैठी थी। सियाल के बहुत इसरार पर भी माही जब ना बोली तो सियाल ने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे अल्लाह का वास्ता देने लगा तो माही ने उसके हाथों को थामकर उन पर चेहरा टिका दिया। कुछ देर यूं ही सर टिकाने के बाद माही ने अपना सर उठाया और अपने आंसू को साफ करने के बाद
हाथ बढ़ाकर सियाल के आंसुओं को साफ किया और सियाल के करीब होकर माही ने उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। सियाल, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मुझे आप पर और आपके प्यार पर यकीन रखना चाहिए था। माही ये कहती ठहरी और सर उठाकर सियाल को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर अपना चेहरा झुका लिया। इससे पहले माही कुछ कहती तो सियाल ने उंगली रखकर उसे चुप कराया, खुद उससे मुखातिब हुआ। माही, 4.5 साल बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें कोई भी ऐसा दिन और लम्हा नहीं गया जिसमें मुझे आप याद ना आई हो। सियाल अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले माही ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर नफीमा सर हिलाया। सियाल, मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती। मुझसे बेहतर आपके दिल के हाल कोई नहीं जान सकता। माही की आंखें अब फिर आंसुओं से भर चुकी थी। वो दोबारा अपनी बात जारी रखती। सियाल ने उसके आंसुओं को साफ किया और उसके सर पर बोसा दिया। जब माही सियाल को देख रही थी जिसने हर बात को अब यहीं ख़त्म कर दिया था, जैसे अपने सामने से झुकता हुआ ना देख सकता हो। अब जो भी बात थी उसे यहीं ख़त्म करो माही। शायद ये जुदाई हमारे मुकद्दर में थी और ये बात मेरा दिल भी जानता है। मेरी माही मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती, सियाल ने मुस्कुरा कर कहा। माही उसके आखिरी अल्फाज सुनकर हैरान हुई कि वो कैसे जानता था कि मैं उससे नफरत करती थी। तो कि शायद वो करती ही रहती अगर उस रात में वो सब ना हुआ होता और उसकी तफसील अहमद ने उसे ना बताई होती कि किस तरह उसकी हिफाजत किए हुए था वो। उस रात की तरह आज से 4 साल इस रात की तरह आज से 4.5 साल पहले भी कैसे उसने इसकी हिफाजत की थी, जिस तरह उसने सियाल को गलत समझकर उसे खुद से जुदा किया था। माही, सियाल ने उसे पुकारा तो वो हाल में लौटी। जी, माही ने उसके पुकारने पे कहा। कहाँ खो गई थी आप? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, सियाल ने माही के कंधे को हिलाकर कहा। कहीं नहीं, आप पूछें क्या पूछ रहे थे? माही सियाल का चेहरा देखते हुए मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो थी। यही कि आपने मुझे कितना मिस किया या फिर किया ही नहीं? सियाल पहले तो शरारत से कह रहा था पर बाद में मुंह फुलाकर बैठा। माही इसके इस तरह मुंह फुलाकर बैठने पर मुस्कुरा दी और सियाल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उस पर झुकी और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। अब उनका जुदाई का सफ़र ख़त्म हो चुका था या नहीं ये तो उनके मुकद्दर को पता था, लेकिन इस लम्हे वो दोनों एक लंबा अरसा जुदाई में काट रहे थे। उसे अपनी ज़िंदगी से मिटाए एक साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। माही पीछे हटी और अपने बाजुओं को हवा में खोल लिया। सियाल, मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस किया। माही खिलखिलाकर कहने लगे तो सियाल उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। माही पुरसुकून होकर उसे देखने लगी तो सियाल ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा से अपने साथ लगाया। कुछ देर वो खामोश रहे, फिर सियाल उसके माथे को चूमकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो माही उसका बाजू थामे गेट तक छोड़ने आई। सियाल उसके चेहरे पर हाथ फेर कर खुदाफिज कहता वहाँ से चला गया तो माही भी खुश हुई होती घर के अंदर वापस लौट आई। जब माही रूम में वापस आई तो मारिया सो चुकी थी, लेकिन माही की आंखों से नींद अब तक कोसों दूर थी। उसका बस चलता तो सियाल के साथ सारी रात बात करती, उसे इन 4 सालों में होने वाली हर बात बताती और वहाँ यही हाल सियाल का था। वो घर पहुँचते ही रूम में जाकर बेड पर इत्मीनान से लेट गया क्योंकि उसका सदियों का सफ़र ख़त्म हो चुका था। शाज़िया बेगम अपने हुस्न जमाल के साथ गहरी और बड़ी काली आंखों से सब पे क़यामत ढाने के साथ अपने रक़्स में भी सब पे बेहद गज़ब ढाने वाली औरत है। रक़्स ऐसा कि सब उसके साथ झूम जाए और आंखें ऐसी कि सब उसके नशे में महक जाए। हर मर्द उसकी एक झलक पे अपना दिल हार बैठे। शाज़िया बेगम मशहूर तवाइफ होने के साथ एक बेटी की माँ भी थी, लेकिन अपनी बेटी को उसने खुद से दूर लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। लेकिन वो अपनी बेटी को छुट्टियों में अपने पास बुलाकर खूब उसके नाज़ो नखरे उठाती। शाज़िया बेगम की तरह उसकी बेटी भी बेहद खूबसूरती की मालिक थी। अपनी माँ जैसे दिलकश हसीन चेहरे के साथ वो किसी को भी घायल करने का हुनर रखती। शाज़िया बेगम 12 साल की थी जब उसके बाप ने अपनी मरहूमा बीवी की आखिरी निशानी एक जुए में हार दी, जिसके पास वो 12 साल की उम्र में गई। उसने उसे फैसलाबाद ले जाकर एक कोठे की मालकिन को बेच दिया और पैसे लेकर उस मासूम बच्ची को वहीं छोड़कर चला गया। वो एक खमबख्त पति कमीने पता नहीं कहाँ से इन मासूम बच्चियों को उठा लाते हैं और इस अजाब में झोंक जाते हैं। अल्लाह इन जैसों पर कहर नाजिल क्यों नहीं करता। कोठे की मालकिन जहाँ आरा इस मासूम सी बच्ची को प्यार करते हुए दुहाई देने लगी। जहाँ आरा बेगम दिल की बहुत नरम औरत थी, उसने इस बच्ची को प्यार से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शाज़िया बताया। उन्होंने इस बच्ची को कोठे के सारे काम समझाए, साथ में उसे डांस सीखने पर भी लगा दिया। वक्त पर लगाया उड़ता गया तो शाज़िया 18 बरस की हो गई। इन 6 सालों में वो खूब जवान हो चुकी थी और बेहद खूबसूरत भी। वहाँ का हर तौर तरीका वो जान चुकी थी, किस तरह एक मर्द को अपनी अदाओं से रुझाना है और कैसे उन्हें काम में लाना है और अपना दीवाना बनाना है, ये सब कुछ। आज उसका पहला रक़्स था जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से तैयारी कर रही थी। पहले ही रक़्स से उसे बड़ी शोहरत मिली। इसी तरह एक साल गुजर गया। शाज़िया बेगम अपनी खूबसूरती की वजह से बेहद मगरूर थी, सबको वो कमतर समझती। एक दिन उसका रक़्स देखने कुछ बड़े घरों के लड़के आए, जिनमें से एक लड़का
उसके रक्स पर और उस पर दिल हार गया। रक्स के बाद वो लड़का वहीं ठहर गया, जिससे ये हुआ कि शाज़िया बेगम उस लड़के को अपने कमरे में ले गई। कुछ देर बातों के बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। जब सुबह शाज़िया बेगम की आंख खुली तो वो लड़का वहाँ बहुत सी रकम रखे जा चुका था। शाज़िया बेगम उस दिन के बाद मर्दों की मोहब्बत से एतबार उठ गया। कुछ माह बाद उसके यहाँ एक बेटी हुई, जो अपनी माँ की तरह तीखे नकोश और काली बड़ी आंखों की मालिक थी और इसी की तरह मगरूर भी। शाज़िया बेगम ने उसका नाम रेशम रखा। जब वो 10 साल की हुई तो उसे हॉस्टल पढ़ने भेज दिया। माँ के लाडो प्यार ने उसे और भी बिगाड़ दिया और मगरूर होने के साथ वो अनापरस्त भी बन गई, कभी किसी की गलती पर उसे माफ़ ना करती। जब वो मेडिकल की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी आई तो सबको जूते की नोक पर रखती। एक दिन जब वहाँ कुछ लड़कियाँ गलती से उसकी टेबल पर आकर बैठ गई तो उनके साथ बुरा रवैया उसने पेश किया, जबकि एक लड़की उसके रवैये पर उसे थप्पड़ रसीद कर गई और साथ में उसे यूनिट से एक माह के लिए निकलवा भी दिया। इस वाक़ये ने रेशम को अंदर से तहस नहस कर दिया। अब वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अरूश की हद तक जा पहुंची थी। अब उसे सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। बदले की आग उसे अंदर तक जला रही थी, लेकिन जब उसे मौका मिला तब उसके कुछ दोस्त वहां से उसे ले गए। इस चीज़ ने रेशम की आग को और भड़का दिया। अब सिर्फ एक और मौके की तलाश में थी वो बस। आज मारिया और माही के मम्मा पापा के साथ आलियान, राफे और रोहाब की भी फ़्लाइट्स थी। माही और मारिया ने उनका वेलकम करने के लिए घर को डेकोरेट किया था और मुलाजमों के साथ मिलकर खाने के लिए बहुत सी डिशेस तैयार की। अब माही और मारिया ने तैयार होकर एयरपोर्ट अपनी अपनी फैमिलीज़ को पिक करने के लिए जाना था। वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट जाने के लिए अकेले ड्राइवर के साथ घर से निकली, क्योंकि सियाल और अहमद की फैमिली एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। माही, इस मोबाइल में ऐसा क्या है यार? मारिया माही को मुसलसल मोबाइल में खोज देखकर चिढ़ के बोली। अभी नहीं, वक्त आने पर सब बताऊंगी, सब्र रखो मेरी जान। माही मारिया के कंधे पर हाथ रखते कहने लगी तो मारिया भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अभी माही ने इतना ही कहा था जब उनकी गाड़ी को किसी ने पीछे से ज़ोर से टक्कर दे मारी, जिस पर ड्राइवर का सर ज़ोर से स्टीयरिंग पर जा लगा और वो यहीं बेहोश हो गए, जबकि माही और मारिया का सर आगे वाली सीट से टकराया, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी। इससे पहले वो दोनों संभलती इसी गाड़ी ने दोबारा पूरी ज़ोर से टक्कर मारी और गाड़ी एक दूसरे दरख्त से जा टकराई। मारी और माही इस जोरदार झटके पे खुद को काबू न रख पाई और दोनों सामने वाली शीशे से जा टकराई और देखते ही देखते दोनों खून में लथपथ हो गई। मारी गाड़ी से आधी बाहर और आधी गाड़ी के अंदर थी, जबकि माही गाड़ी से बाहर दरख्त से जा लगी। माही पूरी तरह खून में नहा चुकी थी। माही ने अपनी पानी भरी आंखें एक बार मारिया पे डाली, जो इनकी दुनिया से बेखबर हो चुकी थी। माही की आंखों के सामने अपनी फैमिली के साथ साथ सियाल का चेहरा भी घूम रहा था। माही को सामने से एक गाड़ी में से कुछ लोग उतरते नजर आए। आंखें बंद हो रही थी, इसलिए सबके चेहरे धुंधले हो रहे थे। जब वो उसके करीब आए तो सबकी आवाज़ें माही के कानों से टकराने लगी। उनमें से कोई एक लड़की थी जो सबको हिदायत दे रही थी और उसे एक लड़की को उठाने का हुक्म दिया था। खुद किसी को अपने साथ जाने का कहकर वहाँ से टक टक करती चली गई। माही की आंख मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी सुनने की समात कुछ हद तक काम कर रही थी, इसलिए उसे कहीं से एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब आवाज़ें दूर होती गई। इसी असना में माही पूरी तरह दुनिया से बेखबर हो गई। एयरपोर्ट पे दोनों फैमिलीज़ को बहुत वक्त गुजर गया। जब लंदन की फ़्लाइट पे आ गई, पर माही और मारिया को कुछ अता पता ना था। सब वहाँ ही माही और मारिया का इंतज़ार करके थक चुके थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनका शिद्दत से इंतज़ार हर तरफ किया जा रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो दोनों ना आए तो सब एयरपोर्ट से घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जगह रश नजर आई, लेकिन वह गाड़ी रोके बिना वहाँ से चल दिए। घर आते ही माही की मामा और बाबा जल्दी से अंदर बढ़े, लेकिन आलिया ने उन्हें मना किया कि वो अंदर ना जाएं, वो अकेला अंदर जाएगा। माही को खूब तंग करेगा और फिर सब मिलकर उनको सरप्राइज़ देंगे। आलियान आहिस्ता से कदम रखता घर के अंदर दाखिल हुआ कि पहले वो उन दोनों को डरा सके। जब आलियान को पूरे घर में दोनों नज़र नहीं आए तो मुलाजमों से दोनों का पूछा। आलियान को जब मालूम हुआ कि वो उन सबको पिक करने एयरपोर्ट गई हैं तो वह हैरान रह गया। अगर वो उनको लेने के लिए घर से निकली तो पहुंची क्यों नहीं? कुछ देर जब आलिया ने बाहर खड़े सबको अंदर ना बुलाया तो खुद ही अंदर आ गया, जबकि सियाल का मोबाइल बजने लगा। वो बाहर ही ठहर गया। माही की मामा ने आलियान से माही का पूछा तो उसने उन्हें उन दोनों के बारे में सब बताया तो माही कि मामा को अपना दिल डूबता महसूस होने लगा। सियाल अपने मोबाइल पर माही का नंबर चमकता देख हैरान हुआ, फिर मुस्कुराहट चेहरे पर छा गई। सियाल ने कॉल अटेंड की तो आगे से किसी आदमी की आवाज़ पूरी तरह चौंक गया। इससे पहले कि उस आदमी की आवाज़ से बाहर निकलता, आगे से किसी ने सियाल पर बम फोड़ा। सियाल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरियां चला दी हों। मोबाइल ज़मीन पर जा गिरा, जबकि सियाल वहीं साकत खड़ा रह गया। सियाल सियाल आलियान घर से बाहर आते उसे पकड़ने लगा, जबकि सियाल की आंखें मुसलसल आंसुओं बहाने लगी। आलियान जो बाहर परेशानी की हालत में
आया था। सियाल की इस हालत पे अपना आप हल्का महसूस हुआ। सियाल ने आलियान की तरफ देखा और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। आलियान, वो माही का एक्सीडेंट हो गया आलियान, सियाल रोते कहने लगा तो आलियान का दिल बुरी तरह धड़क उठा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? और वो कहाँ है सियाल? आलियान रोते हुए पूछने लगा। वो हॉस्पिटल में है। सियाल आलियान से अलग होते उसे बताने लगा तो आलियान ने उसके चेहरे को अपना हाथों में लेकर पहले उसके आंसुओं को साफ किया, फिर उसे रोने से मना किया। सियाल, दुआ करो उनके लिए और तुम गाड़ी निकालो, मैं अंदर सबको बता के आता हूँ। आलियान ने अपने आंसू साफ करता अंदर घर चला गया। आलियान को इस हालत में देख राफे उसकी तरफ बढ़ा तो आलियान ने सब बता दिया। आलियान का इतना कहना था कि माही की मम्मा वहीं ज़मीन पर गिर गई। आलियान सब बताता वहाँ से राफे और रुहाब के साथ हॉस्पिटल निकल गया। उनके पीछे ही माही और मारिया के मामा बाबा के साथ मिर्ज़ा साहिब भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जो घर कहकों से गूंजता था वहाँ सबके रोने की आवाज़ें आने लगी थी। हॉस्पिटल जाते ही सब इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़े, जहाँ बाहर बाहर डॉक्टर और नर्सेस अंदर बाहर आ जा रहे थे। राफे अपने आंसुओं को साफ करता डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आप कौन है? डॉक्टर ने राफे से पूछा तो राफे ने उन्हें बताया वो माही का भाई है। ओके, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं मगर फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर वहाँ से कहता हुआ चल दिया, जबकि वहाँ मौजूद चारों के दिल फटने को तैयार थे। सब बाहर इंतज़ार करने लगे, जबकि माही के बाबा खुद को भूले अपनी बेटी के लिए रो रो कर दुआ कर रहे थे। यही हाल मारिया के बाबा का था, जबकि सियाल का दिल बुरी तरह अंदर ही अंदर कुचल रहा था और आंखें मुसलसल रो रो कर अंगारा बन चुकी थी। वो हॉस्पिटल की मस्जिद में बैठे रो रो कर माही की ज़िंदगी की दुआएं करने लगा। आज मारिया और माही के मामा बाबा के साथ आलियान और राफे रुहाब सब यूं ही चंद घंटे गुजरे और सारी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए। ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, राफे और रुहाब उनकी तरफ लपके। पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं, आप बस दुआ करें इनको 24 घंटों के अंदर अंदर होश आ जाए, वरना सिर पर चोट लगने की वजह से कोमे में जा सकते हैं। राफे के बोलने से पहले डॉक्टर अपनी बात पूरी करके वहाँ से चल दिए। वहाँ मौजूद हर इंसान उन दोनों के हालात का सुनकर फिर अपनी दुआओं में मसरूफ़ हो गए, जबकि आलियान के कानों में डॉक्टर के चंद अल्फाज घूम रहे थे। रुहाब, डॉक्टर्स ने सिर्फ एक पेशेंट का बताया, वो हमारी माही है, तो मारिया कहाँ है? आलियान की बात रुहाब समेत सबकी आंखें खुल गई। आलियान भागकर ऑपरेशन थिएटर गया, सब उसके पीछे लपके। ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटे वजूद को देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। उन सबको ऑपरेशन थिएटर में देख नर्सिस ने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही वो सब आए तो रुहाब ने एक डॉक्टर को गिरबान से पकड़ लिया। मेरी बहन कहाँ है? ये तो माही की दोस्त है। रुहाब गुस्से से चिल्लाया तो वहाँ मौजूद हर इंसान उसकी बुलंद आवाज़ से डर गया। मिस्टर, हमारे पास सिर्फ 2 पेशेंट्स आए थे, एक जिसमें ड्राइवर था और एक ये लेडी थी, बस। डॉक्टर अपना गिरबान रुहाब से छुड़ाते हुए बोल उठा। ऐसे कैसे हो सकता है? मारिया यहाँ है और माही हम कहाँ है? अब की बार राफे बोला। हमें जो मालूम था वो हमने आपको बता दिया, आगे आप पुलिस से बात कर सकती, क्योंकि जब ये केस आया था पुलिस साथ में आई थी। माही के बाबा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ कि आखिर उनकी गुड़िया कहाँ है, आखिर ये सब हो क्या रहा है और किसने किया ये सब। माही की मामा तो अपने होशो हवास से बेगानी हो चुकी थी और सहर और सबा उनको संभालने में लगी थी। सियाल हर चीज़ से बेगाना वहाँ से बाहर निकल चुका था। आलियान उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक सियाल वहाँ से जा चुका था। आलियान वापस आया तो वो पुलिस के सर हो लिया। हर कोई वहाँ माही के बारे में सोच रहा था, आखिर वो कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वो दुनिया में है भी या नहीं। 1 महीने बाद माही को गायब हुए 1 माह हो चुका था। माही को हर तरफ ढूंढा जा रहा था, लेकिन कहीं भी कुछ पता ना था। सियाल और अहमद पुलिस के साथ रेशम को ढूंढने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन रेशम भी कौन सा हाथ आने वाली थी। सब बहुत धमकियों के बावजूद रेशम ने अपना मुंह ना खोला और सब मामले को सुलझाने के लिए उसने अपनी माँ को लाहौर बुला लिया। शाजी बेगम ने हर मुमकिन कोशिश करके अपनी बेटी को जेल से निकाला और अपनी बेटी की हर बात पर भरोसा करके जितने भी बड़े लोगों को जानती थी उनके ज़रिए इस केस से बेटी को निकाल लिया। सियाल और अहमद ने सब बातें आलियान को भी बता दी और आलियान ने हर मुमकिन उनका साथ दिया। रेशम पे बहुत गहरी नज़र रखी जा रही थी। इस दौरान रेशम ने खुद को हर मामले से बेखबर होने का पूरा नाटक किया और इस समय वो बहुत हद कामयाब भी हो चुकी थी। माही के मामा अपनी बेटी के गम से बेड पर जा लगे, जबकि माही के बाबा खुद को अपने आप तक महदूद कर लिया। ना वो किसी से बात करते और ना किसी को देखते। अपनी गुड़िया की याद में दिन रात होते रहने से उनकी सेहत और नज़र कमज़ोर हुई, जबकि राफे और रुहाब अपनी छोटी बहन को दिन रात याद करते, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक खुद को सबसे निकालने की कोशिश की कि एक दिन उनकी गुड़िया मिल जाएगी। अल्लाह उनकी गुड़िया की हिफाजत कर रहा होगा। मारिया ने माही के बिना कहीं भी आना जाना छोड़ दिया और अपने आप को अपने रूम तक महदूद कर रखा था। माही से जुदाई सियाल को मुकम्मल तौर पर अंदर से खा गई। वो दुनिया और इसमें मौजूद हर इंसान से बेखबर रात दिन माही की याद में रोता रहता और जब बर्दाश्त ना कर पाता तो अल्लाह के हुजूर सजदे में जा गिरता।
माही की ज़िंदगी और हिफाजत की दुआएं करता। 1 साल बाद। ओह, मेरी प्रिंसेस को अपने बाबा नहीं पसंद ना? कितना आपकी मामा और आपका वेट करवाते हैं नानों के घर ले जाने के लिए। शहर अपने 3 माह की बेटी रान्या को गोद में लिए उससे बातें कर रही थी और वो भी उसकी बात पे खिलखिलाते हुए बात में सर हिला रही थी, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। आलिया ने देखे रान्या को मेरी बातें समझ आ रही, कैसे इसने अपना सर हिलाया है मेरी बात पे। शहर खुशी से आलियान को बताई थी, जो शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। शहर की बात सुनकर वो उसकी तरफ आया, रान्या को अपनी गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगाया और साथ ही उसके सिर पर अपना होंठ रखे। मेरी प्रिंसेस जो है अपने बाबा की तरह अपनी मामा की हर बात समझेगी और मानेगी भी। आलिया ने रान्या के गाल को छूकर कहा तो शहर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। आलिया ने उसका हाथ थामकर अपने करीब किया, जबकि शहर ने उसके सीने से सर टिका दिया। आलिया ने शहर के माथे पर अपने होंठ रखे तो रान्या खिलखिला उठी। आलिया ने शहर ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। अच्छा चले, अब लेट हो रहे हैं, मामा बाबा वेट कर रहे होंगे। सारा ने कॉल्स कर करके तंग किया हुआ है। शहर आलियान से अलग होते अपना बैग उठाते आलियान से कहने लगे तो आलियान ने भी रान्या का बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो दोनों रान्या के साथ मिर्ज़ा हाउस में थे और सारा तो रान्या के लिए पागल थी। वो रान्या को आलियान की गोद से लेकर उससे खेलने लगी, जबकि रान्या भी अपनी खाला को देखकर बार बार उसके चेहरे पर अपने होंठ रखती और सारा की हर बात पर खिलखिला कर हंसती। सियाल घर में आते ही सामने मुझे शहर और सियाल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सबसे मिलने के बाद वो रान्या को गोद में लेकर उनसे कुछ देर बात करता रहा, फिर रान्या को लेकर अपने रूम में आ गया। सियाल की गोद में आकर रान्या बार बार उसके चेहरे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ फेरती और उसे देखकर मुस्कुराती और फिर गाल पे अपने होंठ रखकर सर भी टिका देती। सियाल रान्या की हर हरकत को देखता उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब रान्या उसकी गाल से अलग होती तो तब वो उसकी गालों को चूमकर उससे बातें करता। रान्या की आंखें गहरी स्याह रंग की बिल्कुल माही से निस्बत रखती थी, जबकि नैनकुश बिल्कुल शहर पर गए थे। सियाल को माही के बाद सिर्फ रान्या को देखकर सुकून महसूस होता था। माही की यादों से सियाल को कुछ हद तक बाहर निकालने में रान्या का बड़ा हाथ था। जब से वो इस दुनिया में आई थी सियाल उसको देखकर खुद पुरसुकून महसूस करता। आलियान सियाल को इस तरह खुद को बदलता देख खुश था, इसलिए जब से रान्या हुई थी वो रोज़ शाम में जल्दी घर आता और शहर के साथ रान्या को लिए मिर्ज़ा हासा हो जाता, ताकि सियाल रान्या से बातें करके खुद को माही की यादों से बाहर लाए, क्योंकि माही तो अब जा चुकी थी। अगर वो ऐसे ही उसकी यादों में खोया रहता तो बहुत जल्द सबसे बहुत दूर चला जाता। आलियान की कोशिशें कुछ हद तक रंग भी लाई। सियाल ने घर से निकलना, ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया और अहमद के साथ घूमने भी जाता, लेकिन सियाल को चुप लग गई, जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं तब्रेज़ हाउस राफे और रोहाब के बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। हर तरफ उनकी आवाज़ अपने असरात छोड़ रही थी। माही की मामा को कोमे में गए पूरे 11 माह हो चुके थे और माही के बाबा अपनी बेटी की रोज़ गेट के बाहर बैठकर राह तकते। जब शाम हो जाती तो उठकर घर के अंदर आ जाते, इस उम्मीद पर कि उनकी गुड़िया कल आ जाएगी। राफे और रोहाब को अल्लाह ने बेटों से नवाजा था। राफे के बेटे का नाम रियान और रोहाब के बेटे का नाम हनान था। उनके आने से माही की कुछ हद तक कमी पूरी हुई थी, लेकिन माही की याद उन्हें हर रोज़ और हर पल आती थी। मायरे को साथ से और माही की याद से निकालने के लिए उसके मामा बाबा ने अहमद के साथ उसकी शादी 8 में पहले ही करवा दी, ताकि वो अपनी घरदारी में मसरूफ़ हो जाए। कुछ हद तक मारिया इस हादसे को भूल चुकी थी, लेकिन माही हर पल उससे याद आती थी। शाज़िया बेगम अपनी बेटी की सोच और कारनामों से नावाकिफ़ थी। रेशम ने हर काम इतना सफाई से किया था कि उसकी भनक तक शाज़िया बेगम को ना हो। 2 माह बाद। रात के पिछले पहर था जब वो अपने पाँव को हल्के से रखती सीढ़ियों पर चढ़ के एक गहरे अंधेरे में डूबे कमरे में दाखिल हुई। साथ ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के साथ वाली दीवार पर चंद बटन्स दबाए, जिससे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई और बेड की तरफ बढ़ी, जहाँ एक वजूद मशीनों में जकड़ा बेसुध लेटा था। हाथ पर ड्रिप्स लगी हुई थी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगा था। आंखों के गिर स्याह गहरे हल्के हो रहे थे और वजूद बेहद कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो इन सबसे अनजान 14 महीने से कोमे में थी। सुनने की सलाहियत काम कर रही थी, लेकिन देखने और बोलने की सलाहियत से महरूम हो चुकी थी। ओह माय डार्लिंग, हाउ आर यू? रेशम उस बेजान वजूद के चेहरे पर हाथ घुमाती हाल अहवाल पूछने लगी। ओह सो सॉरी माय डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी तुम बोलने की सलाहियत से महरूम हो। ओह, रेशम डरामई अंदाज में बोली। सो सैड माय डार्लिंग, रेशम दुख के तासरात चेहरे पर लाए कहने लगी। तुम्हें मालूम है माय डार्लिंग, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तुमसे दूरी मुझे जीने नहीं देती, इसलिए तुम्हें मैं अपने पास ले आई, ताकि दिन रात तुम्हें ये पल पल तल तल मौत के लिए तड़पता देखूँ।
वो क्या है ना कि मैं बहुत प्यार से तुम्हें मार भी सकती थी, लेकिन क्या करूँ, जो मज़ा मुझे तुम्हें मछली की तरह तड़पा कर मारने में आ रहा है वैसे नहीं आता। वो क्या कहा तुमने? हाँ, याद आया कि मुझ जैसी नाचने वाली की बेटी को तुम मुंह लगाना पसंद नहीं करती, और इस गंद जगह जाना तो क्या, इस गंदी जगह को जाते रास्ते के पास से भी ना गुजरो। देखो, तुम वहीं मौजूद हो, उसी गंदे रास्ते से आई, उसी गंदी जगह पे तुम जैसी शरीफ खानदान की बेटी ने 14 महीने गुजारे हैं, और आइंदा की ज़िंदगी भी यहीं रहोगे और मौत के लिए तड़पोगी, लेकिन वो मैं कभी आने नहीं दूंगी। ये हाथ था ना तुम्हारा डार्लिंग, जिससे तुमने मेरे इस खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ निशान बनाया था। देखो, ये हाथ मैंने अब चलने के काबिल ना छोड़ा, और ना ही तुम्हारी ज़ुबान को जिसको तुमने मेरे सामने चलाया था। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम होकर मुझसे मुँह मोड़े बैठी हो। देखो, कोई दुश्मन भी भला ऐसा करता है माय डार्लिंग? इस दुश्मनी को तुमने स्टार्ट किया, इस दुश्मनी की इख्तिताम इंतहा के साथ मैं करूँगी डार्लिंग। चलो शाबाश, जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत सी बातें करनी है मैंने तुमसे। रेशम ड्रामाई तासुर अपने चेहरे पर फैलाए अपनी बात को मुकम्मल करके वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी गई। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन जल्दी मुलाकात के लिए आऊँगी। रेशम जाते हुए आखिरी अल्फाज कहकर कमरे से बाहर चली गई। रेशम के जाने के बाद कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी में किसी की सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ ही देर में सिसकियाँ रोने में बदल गई। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ? मेरे मामा पापा और मेरे भाइयों का मेरे बिना क्या होगा? किस तरह मेरी जुदाई पर सब्र किए होंगे? सियाल, वो कैसे होंगे? अल्लाह जी, ये कैसा इम्तहान है आपका? आखिर ये किस गुनाह की सज़ा है मेरे अल्लाह कि तूने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया? मेरे पास तो खुद को छुपाने के लिए छत के अलावा कोई छत भी मैसर नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम मैं आखिर कहाँ हूँ, अपने घर वालों से अपने कितनी दूर हूँ। अल्लाह, मुझे इस सब से निकाल, मेरी इस आजमाइश को ख़त्म कर दे मेरे मालिक। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, 14 महीने हो चुके हैं। अल्लाह जी, मुझे इस गंदी जगह पे आए। मेरे मामा पापा किस किस को क्या जवाब दे रहे होंगे, किस किस को मेरे बेगुनाह होने के सवाई दे रहे होंगे, क्या गुजर रही होगी उन पर। मैं कहाँ जाऊँ मेरे मालिक? उन्हें क्या मालूम कि उनकी गुड़िया कहाँ है भी या कि नहीं। अल्लाह जी, 2 माह से मैं आपसे एक ही दुआ कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें। सिर्फ एक बार मुझे आखिरी मौका दे दे। मैं अपनी हर गलती को संवारने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं कभी किसी के दिल दुखाने वाली बातें नहीं करूँगी जिससे उनकी तकलीफ हो। मैं तुझे तेरे नेक बंदों में शामिल होकर दिखाऊंगी। मैं तेरी इबादत गुजार बन जाऊँगी मेरे मालिक। मुझे बस आखिरी बार माफ़ कर दे, एक बार यहाँ से निकाल दे, किसी को मेरा मददगार बना के भेज। मैं मानती हूँ अल्लाह, मुझे रेशम के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि पैदा करने वाली तो आपकी ज़ात है। ना ही मुझे किसी के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछालना चाहिए। अगर कोई इस कोठे पर पैदा होता है तो खुद अपने लिए वो इस जगह का इंतखाब नहीं करता। ये तो अल्लाह जी आपके हुक्म से होता है। अल्लाह जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये मालूम है कि मेरे मालिक तो अपने बंदों को माफ़ करता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, यहाँ से निकाल दे। माही रो रो कर अल्लाह से शिकवे कर रही थी, साथ अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। माही को कोमे से बाहर आए 2 महीने हो चुके थे। वो रेशम के आने पर खुद को इस तरह जाहिर करती कि उसे लगे कि वो अभी भी कोमे में है, और यहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करती, मगर बेसुध। लेकिन आज रेशम के आने से पहले वो एक विंडो को लॉक तोड़ने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन वो जानती थी इस पैर हर रोज़ रेशम उसे देखने आती, इसलिए यहाँ से भागती तो पकड़ी जाती। बस अब माही को रेशम के जाने का इंतज़ार था ताकि यहाँ से भाग सके। माही को जब इत्मीनान हो गया कि अब कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा, तो वो खुद को समेट कर उठने लगी। माही ने तमाम चादरों को एक साथ बांधकर पहले ही रख लिया था। अब वो उसे बाहर नीचे की तरफ फेंक कर उसके सहारे उतरने लगी। जब वो नीचे उतरी तो आसपास देखने से अंदाजा हुआ कि घर के पीछे उतरी है, जहाँ कुछ घर मौजूद थे, लेकिन रात के इस पहर सब सो चुके थे। माही बेपाँव चलने लगी और एक बड़ी सी सड़क पे आ रुकी। माही को आसपास देखकर अंदाज़ा हो चुका था कि वो लाहौर में नहीं, ये कोई और ही शहर है, पर कौन सा उसे मालूम करना था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद माही को कुछ दुकानों के बाहर लाइट जलती दिखाई दी। उसकी मदद से उसने उन पर शहर का नाम तलाश किया। थोड़ी देर में माही को एक दुकान के बोर्ड पर फैसलाबाद लिखा नजर आया और साथ में हाईवे रोड भी लिखा नजर आया। माही अब शहर के बारे में जान चुकी थी, लेकिन बिना किसी मदद के वो लाहौर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाने के पैसे चाहिए थे जो माही के पास थे नहीं। कुछ दूर जाने के बाद माही का दिल क्या वो यहीं कहीं रह ले, क्योंकि वहाँ जाकर किस किस के सवालों के जवाब देगी और किस तरह अपने माँ बाबा और सियाल का सामना करेगी। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? मुझसे इस सब का सामना करने की हिम्मत नहीं। आप मेरी मदद करो, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस जंगल से तो निकलने में कामयाब हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल वापस आने के नाम से काँप रहा है। माही अल्लाह से दुआ मांगते बहुत आगे आ चुकी थी। मौसम शदीद ठंडा, सर्द हवा की लहर आती और माही से टकराती आगे निकल जाती, लेकिन माही हर चीज़ से बेखबर चल रही थी। माही के दिल में इस पहर में निकली दुआ अल्लाह ताला के यहाँ भी कबूल हो चुकी थी। माही अपने गिर चादर को अच्छे से लिपेटे सुनसान सी सड़क पर चलती जा रही थी, जब उसे दूर से कार की रोशनी नजर आई। गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। माही ने अपने गिर लिपटी हुई चादर को उतार कर उसे रुकने का इशारा किया।
गाड़ी में बैठे शख्स ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की तो गाड़ी बुरी तरह फिसलती और अचानक से जाकर बिजली के खंभे से टकराई। माही को ये सब देखकर अपने साथ होने वाला ऐसा हादसा याद आया। माही जल्दी से कार की तरफ भागी जिसमें 2 मियाँ बीवी के साथ 1 साल का बच्चा था। कार चलाने वाला शख्स जो माही को उस लड़की का शौहर लग रहा था वो मर चुका था। लड़की भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। माही जब उस लड़की के करीब आई तो लंबे लंबे सांस लेने लगी। माही ने चूंकि मेडिकल की स्टडी की थी इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो सका माही ने कार से बाहर निकाल कर उसको बचाने की कोशिश की। माही उसके पास से उठकर कार में फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए उठने लगी तो उस लड़की ने माही का हाथ थाम लिया। मेरे बेटे को बचा लो, हमें और इसे मारने के लिए चंद लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। वो कार में पीछे वाली सीट पर मेरा बेटा है, उसके साथ एक सूटकेस है। आप मुझे छोड़े, इसे लेकर यहाँ से भाग जाएं। वो लोग बस आते होंगे, आप चली जाएं यहाँ से उसे लेकर, वो बैग में सब है। इतना कहकर लड़की दम तोड़ चुकी थी जबकि माही हैरत से उसे देखती वहाँ से उठी और कार से बच्चे को निकाला जो नीचे गिरा हुआ था। साथ में सूटकेस उठाया और एक नज़र उन दोनों पर डालती वहाँ से भाग गई। बहुत देर तक भागने के बाद वो एक जगह रुकी जहाँ से बहुत सी रोशनी नजर आई। कुछ पास जाकर माही ने देखा वो बसों का अड्डा था जहाँ हर तरफ बहुत से लोग थे। माही ने खुद को एक चादर में लपेट लिया, एक छोटी सी जान को भी अपने साथ लगाकर खुद को नॉर्मल की ओर जाकर एक बस में बैठ गई। बस में चंद ही लोग मौजूद थे जो कि सो रहे थे। माही जाकर पीछे की तरफ बैठ गई। आसपास देखने के बाद माही ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और उसे देखने लगी। वो भी बगौर माही को देख रहा था। जब वो देखकर थक गया तो साइड लेकर माही से चुप होकर सो गया। माही ने झुककर उसके माथे को चुमा और आहिस्ता आहिस्ता टपकने लगी। जब वो सो गया तो माही ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। कुछ देर उस हादसे के बारे में सोचकर माही को अचानक सूटकेस का ख्याल आया तो उसने जल्दी से खोला। सूटकेस में बहुत सी रकम, जेवरात के साथ साथ कुछ कागजात थे। एक वसीयत और बाकी के सब कागजात प्रॉपर्टी के थे जो उस बच्चे का नाम जैन जाकर था उसके नाम पर थी। माही ने सब देखने के बाद उसे बंद किया और सोचने लगी, शायद हमारी तकदीर में सिर्फ जुदाई ही है, इसीलिए हम मिलने से पहले हर बार बिछड़ जाते हैं। अब तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और शायद मुझे भूल भी गए होंगे। माही ने दिल में खुद से मुखातिब होकर अपनी बात पर जोर देकर आंखें मूंद ली। अब मैं आपके और किसी की ज़िंदगी में आकर परेशानी या दुख का सबब नहीं बनना चाहती और जिस जगह मैंने इतना वक्त गुजारा है उस जगह रहकर मैं आने वाली कोई भी लड़की हमारे माशरा अपनाता नहीं। सियाल में आपके काबिल नहीं रही। मुझे लगता है मेरा वजूद वहाँ रहकर नापाक हो चुका है। आप मुझसे बेहतर और नेक हम सफ़र डिज़र्व करते हैं। आप सबसे मेरी दूरी में ही आप सबकी खुशी है। मुझे इस नन्ही सी जान के रूप में एक नई ज़िंदगी मिली है। अब मुझे सिर्फ इसी के लिए जीना है। माही ने जैन को देखकर अपने दिल में अहद किया। रात यूं ही माही ने कश्मकश में गुजार दी। अभी वो सोई थी कि जैन रोने लगा। उसके रोने के बाद से माही अपनी आंखें खोल ली और जैन को चुप कराने लगी। आगे वाली सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने पलटकर माही को देखा और उसे बताया कि ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। माही ब्रीफकेस खोलकर उसमें से दूध देखने लगी लेकिन उसमें दूध ना मिला। तभी उस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर को कहा कि वो कहीं से बस रोके ताकि ये लड़की अपने बच्चे के लिए दूध ले ले। कुछ ही देर में बस एक स्टॉप पर रुकी। माही जैन को गोद में लिए एक फैक्ट्री पर गई। वहाँ से जैन के लिए फीडर और दूध के 3 डब्बे लिए, कुछ सैलेंटीस लिए, अपने लिए 2 सैंडविच और वापस बस में आ गई। जैद को दूध पिलाने के बाद माही से अपने गोद में लिटाकर खुद भी खाने लगी जबकि जैन उसकी चादर के साथ खेल रहा था। बेटा कहाँ जाना है तुमने? उस बूढ़ी औरत ने माही को खाते देखकर पूछा। जहाँ ही बस जाएगी वहीं चली जाऊँगी, माही ने जैन के चेहरे पर प्यार देते हुए जवाब दिया। ये बस तो कराची जा रही है, तो क्या तुम कराची जा रही हो और तुम्हारे आगे पीछे कोई है? बूढ़ी औरत ने माही को जैन से प्यार करते देखकर पूछा। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, इसी के लिए मैं अब जीना चाहती हूँ, माही ने अपने आंसुओं को काबू पाते भराई हुई आवाज़ में कहा। 2 साल बाद दिल और आंखों को सुकून देने वाला नीला हर तरफ फैला हुआ था। सब्ज़े का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था। फिर हवा का एक तेज़ झोंका चला। सब्ज़े में एक लहर उठी। हवा से पैदा होने वाली लहर से नन्हे नन्हे फूल अजीब मस्ती से रक्स करने लगे। हवा में किसी की पायल की खनक सुनाई देने लगी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला हुआ। फिर चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। सफ़ेद फराक में उन बहुत सबत मल की मान ज़मीन पर चलती उसकी तरफ आ रही थी। हवा की वजह से गहरे से आबाल उसके चेहरे के गिर्द हुए और वो उनको पीछे करती उसके कुछ दूर से ही पुकारने लगी। स्याल आप वहाँ आई क्यों नहीं? मैं आपका इंतज़ार करती रही। वो हाथ से एक तरफ इशारा करती कह रही थी। स्याल उसके बाद सुनते उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा उस तरफ था जिस तरफ वो हाथ से इशारा कर रही थी। बेहद खूबसूरत एक शीशे का घर जिसके आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे जैसे सफ़ेद बर्फ़ ने ढका हुआ हो।
घर बहुत दूर होने की वजह से सियाल उसके अंदर ना झांक पाया, लेकिन वह जगह दिल छू लेने वाली थी। सियाल की नज़रें वहीं उस खूबसूरत मंजर पर टिकी थी जब उसके कानों की समाज में दोबारा रस खोल देने वाली आवाज़ टकराई। सियाल, प्यारा है ना वो घर? वो सियाल से पूछती उसके और भी करीब आई। हाँ, बेहद खूबसूरत है ये घर और ये पहाड़। सियाल भी इस जगह की तारीफ किए बगैर न रह सका। वैसे ये किसका घर है? सियाल वहीं खड़ा उससे पूछने लगा। हमारा है, मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ उम्र भर। वो मुस्कुराते सियाल से कहने लगी तो वो उसकी बात पर मुस्कुराया। वो अपने बालों को कान के पीछे करती उसके सामने आ खड़ी हुई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सियाल ने उसके सामने हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ सियाल के हाथ पर रखा। सियाल ने उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर अपना दायां हाथ फेरने लगा। चेहरे के हर नुकुश को अपनी उंगलियों से छूने के बाद सियाल ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और पीछे हटकर उसे देखने लगा। सियाल की नज़रें उसकी थोड़ी पर मौजूद तिल पर ठहर गई। अपने हाथ को बढ़ाकर उसने इस तिल पर रखा और अंगूठा घुमाने लगा। फिर चेहरे को थोड़ी पे अपनी शादी की उंगली से ऊपर किया और उस पर झुककर तिल पे अपने होंठ रख दिए। सियाल की इस हरकत पे उसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ। सियाल के सीने पर हाथ रखे उसकी तेज धड़कनों को महसूस करने लगी। सियाल के और करीब होकर उसने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। सियाल ने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। ये किसका घर है? सियाल ने अपने साथ उसे लगाए उससे पूछा। हमारा है, उसने आगे से तुर्की बतुर्की जवाब दिया। क्या आपने खरीदा है? सियाल उसके बालों को सहलाते पूछने लगा। नहीं तो, वो कंधे उचकाकर बोली। तो फिर हमारा कैसे हो गया अगर ये आपने खरीदा नहीं तो? सियाल ने आईब्रो उचकाकर पूछा। मैंने नहीं खरीदा, लेकिन आप मुझे ये घर खरीद कर देंगे, वो सियाल से अलग होती कहने लगी। लेकिन हमारे पास तो घर है ना? सियाल उसकी बात पर हैरानगी से उसको देखने लगा। हाँ है, उसने सियाल को देखे बिना कहा। तो फिर हम इस घर का क्या करेंगे? सियाल की नज़रें अभी भी उस पर जमी थी। क्या आप मुझे ये घर नहीं लेकर देंगे? उसने सियाल की तरफ हैरत से देखकर पूछा। लेकर दे सकता हूँ, आपके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। ये घर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, सियाल ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। जान नहीं चाहिए, वो तो मेरी है। हाँ, बस ये घर चाहिए मुझे। वो उसके सीने से लगी उसकी कुलोन की खुशबू अपने अंदर उतारते कहने लगी। फिर कुछ याद आने पर सियाल से एक झटके से अलग हुई। क्या हुआ? सियाल उसके अचानक अलग होने पर पूछने लगा। मुझे अब जाना चाहिए, ये कहती हुई वहाँ से चली गई। सियाल ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। माही। सियाल नींद से बेदार होते ही माही के नाम की तस्वीर करने लगा। वो लड़की माही थी। हाँ, माही थी। अगर वो माही थी तो हम कहाँ थे? ये कौन सा घर था? सियाल ख्वाब से बेदार होते सोचने लगा। मैंने न जाने कितनी बार ये ख्वाब देखा, हर बार चेहरा देखने से महरूम रहा। अब अगर चेहरा देखा भी तो माही मेरे पास नहीं। सियाल खुद से मुखातिब हुआ, अपने बालों को हाथों में जकड़कर अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगा। सियाल को आखिरी बार ये ख्वाब आज से 3 साल पहले पाकिस्तान आने से एक रात पहले आया था, और जब वो 2 साल बाद लंदन से वापस आया तब आया। ख्वाब में माही को देख सियाल खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। उठकर वॉशरूम गया और वजू करके जाए नमाज में नवाफिल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नवाफिल पढ़ने के बाद सियाल दुआ मांगने के लिए सजदे में जा गिरा। ए मेरे अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है। तूने तो उसकी मोहब्बत को मेरे दिल में उतारा है, और मोहब्बत इश्क की सूरत में मेरी रूह तक काबिज हो गई है। ये इश्क तूने उस वक्त मेरे दिल पर उतारा जब मैं इस लफ्ज़ और एहसास से नावाकिफ़ था। तूने उसको मुझसे छीन लिया, मेरा वजूद बेमायनी कर दिया। मेरे इश्क की और आजमाइश ना ले मेरे मालिक। सियाल रोता अल्लाह से मांगने लगा। फ़ोन की बेल बजने पर अपने हवास में वापस आया और कॉल पर बात करने लगा। कॉल बंद होते ही सियाल जल्दी वॉशरूम गया और तैयार होने के बाद आलियान से मिलने निकल गया। मामा जानी, मैंने वो बड़ी सी कार लेनी है जो रिमोट से चलती है। 3 साल जैन मार्केट में उछलकर माहिर से कहने लगा। क्या आपने ईद का ड्रेस नहीं लेना? माही अपने गोद में उठाते हुए पूछने लगी। वो तो आप लेकर देंगी मामा जानी, मुझे पता है। जैन अपने छोटे हाथ माही के गिर्द फैलाकर सुपह चादर में छुपे चेहरे को चूमते प्यार से कहने लगा। अच्छा जी, वो कैसे? माही उसे खिलौने की शॉप के अंदर ले जाती पूछने लगी। बस मुझे पता है। जैन अपने कंधे उचकाकर उसकी गोद से उतरता कहकर आगे चला गया। माही उसके जवाब पर मुस्कुरा पड़ी और आगे बढ़कर उसके करीब आई। ईद की शॉपिंग करके दोनों माँ बेटा घर आ गए। जैन आती ही अपनी नई कार अपनी बड़ी अम्मा को दिखाने लगा और उसके बारे में पुरजोश अंदाज में बताने लगा। माही उसे देखकर दूर से ही मुस्कुरा रही थी, जो उसकी कुल कायनात था। 2 साल पहले माही उस बूढ़ी औरत को बस में मिली और माही को अपने साथ रहने का कहने लगी। पहले तो माही हिचकिचाई, फिर जैन को छत देने के लिए मान गई। बूढ़ी अम्मा की एक बेटी थी जो 2 साल पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गई। बच्चा चूंकि कमज़ोर था, इसलिए वो भी अपनी माँ से एक दिन बाद ही अपनी सांसों से हाथ धो बैठा। उन दोनों की तदफीन के बाद वो फैसलाबाद से कराची आ रही थी जब वो माही से मिली। माही को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आई। माही 2 साल से कराची में सेटल हो गई थी। एक कॉलेज में पढ़ाकर वो अपनी और जैन के साथ साथ अम्मा के अखराजात उठाती। जैन को माही ही किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। दोनों माँ बाप दोनों का प्यार देती, उसके साथ खेलती, हर रोज़ बाहर घुमाने ले जाती।
उसे खुद अपने पास बिठाकर पढ़ाती। जब जैन पढ़कर फारिग होता तो माही की गोद में सर रखता और अपने माँ का चेहरा देखता रहता। मामा जानी, मेरे बाबा कहाँ हैं? सबके बाबा उनके पास है, तो मेरे पापा क्यों मेरे पास नहीं? जैन माही के चेहरे पर आंखें जमाकर रोज़ एक सवाल करता। वो हमसे बहुत दूर है ना, इसीलिए। माही जैन से आंखें चुराकर कहने लगी तो जैन अपनी माँ के चेहरे के और बदलते तासरात का बगौर देख रहा था। वो दूर क्यों है हमसे? और आपने कभी मुझे बाबा का नाम भी नहीं बताया। जैन अपनी माँ के सर पर एक और बम फोड़ा। माही ने अपने 3 साल के बच्चे को बगौर देखा जो उसे लाजवाब कर रहा था। जब माही बहुत देर तक चुप रही तो जैन उठ बैठा और अपनी माँ की गर्दन में मौजूद लॉकेट देखने लगा। मुझे लगता है मेरे बाबा का नाम एस से है। जैन लॉकेट पर अपनी छोटी छोटी उंगलियां फेरते हुए कहने लगा। माही की आंखें हैरत से फैल गई। कैसे उसने गले में लटके एस को अपने बाप का नाम से जोड़ लिया था। मामा जानी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जैन ने माही की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाते कहा तो माही ने उसे अपने सीने से लगाया। आंखों से पानी छलक पड़ा था। सियाल की याद पे माही खुद पर काबू ना कर पाई तो फूट फूट कर रोने लगी। जैन अपनी माँ को रोता देखकर खुद भी रोने लगा। फिर माही से अलग होकर अपने छोटे छोटे हाथों से माही के आंसू साफ किए। फिर अपना चेहरा साफ करने के बाद अपनी माँ से मुखातिब हुआ। मामा जानी, मैं आपसे कभी बाबा का नहीं पूछूंगा, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। माही ने जैन का चेहरा अपने हाथों के पहलों में भरकर अपने करीब किया और उसे चूमने लगी। फिर माही ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जैन माही के सीने से लगे ही सो गया था, जबकि माही सियाल की यादों में खो चुकी थी। अपने साथ हुए हादसे के बाद वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अपने लहजे को नरम रखती और किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करती। 5 वक्त की नमाज अदा करती और कज़ा नमाजें भी साथ अदा करती। खुद को सफ़ेद चादर में लिपेट कर रखती। हर नेक काम के साथ साथ माही एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश में थी। इन 2 सालों में माही हर पल अपनी फैमिली और सियाल को याद करती। जब याद हद से बढ़ जाती तो इसी वक्त उनके पास जाने का ख्याल दिल में आता तो खुद को उनके लिए परेशानी समझकर खामोश हो जाती। माही ने जैन को बिस्तर पर लेटाया और खुद भी उसके साथ लेटकर नींद की वादियों में खो गई। क्या हुआ आलियान, मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? खैर तो है? सियाल आलियान से मिलते हुए बोलने लगा। हमें कहीं जाना है और मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। आलियान कार में सियाल के साथ बैठते कहने लगा। कहाँ और किससे मिलवाना है? सियाल ने आलियान से पूछा। तुम एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी करो, टिकट्स मैंने बुक करवा ली है। आलियान गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहने लगा। सियाल ने उससे पूछने के बजाय खामोशी से उसके साथ खड़ा हुआ। चंद घंटों में वो एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। आलियान ने दरवाजे के साथ लगी डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आलियान, ये किसका घर है और हम यहाँ क्यों आए? अब तो बता दो यार। सियाल आलियान से तकिए अंदाज में कहने लगा, जबकि सियाल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। सियाल, यार सब्र रखो, भी पता चल जाएगा ये किसका घर है और हम क्यों आए हैं यहाँ। आलियान ने सियाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर बाद जब कोई भी दरवाज़ा खोलने न आया तो आलियान ने खुद ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक छोटा सा बच्चा कार के साथ खेल रहा था सहन में। जब उस बच्चे की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से कार का खून की तरफ मोड़कर रुक जाने का इशारा किया। फिर खुद भागकर उनके सामने आया। पसीने से भरे चेहरे के साथ वो उनके सामने खड़ा था। कौन है आप लोग? बच्चे ने तशवीशी अंदाज में एक आबरू झुकाकर सियाल और आलियान से सवाल किया। सियाल घुटनों के बल उसके सामने बैठा। उसकी आंखें बिल्कुल सियाल की तरह बड़ी और सियाल माइल थी, वही तीखे नकूंच। सियाल को वो अपना अक्स लग रहा था। सियाल ने अपने जेब से रुमाल निकाल कर उसके चेहरे को साफ किया और फिर उसका चेहरा अपने करीब करके उसके माथे को चूमा। वो छोटा सा बच्चा सियाल की हरकत पर हैरान हुआ और ख़ुद को सियाल से दूर किया। सियाल भी अपने हवास में वापस आया और उठ खड़ा हुआ। आपको किससे मिलना है? वो छोटा सा बच्चा आपकी बार हैरत से पूछने लगा। आपकी मामा से मिलना है हमें, छोटे प्रिंस। आलियान ने उस बच्चे की नाक पे उंगली मारते हुए कहा। आलियान के सवाल पर जहाँ बच्चा हैरान हुआ वहीं सियाल आंखें फाड़े आलियान को देखने लगा। मामा जानी तो घर पर नहीं है, वो पढ़ाने गई हैं। उस बच्चे ने आलियान को देखते हुए कहा। हम आपकी मामा का वेट कर लेते हैं। आलियान ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा। सियाल भी उसकी पैरवी की और छोटे से कमरे में मौजूद कुर्सियों पर आ बैठे। सियाल ने अंदर कमरे में नजर दौड़ाई। वहाँ कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बेड था, एक कपड़ों की अलमारी, दीवार पर एक दरमियानी साइज़ का शीशा लगा था। कमरे को छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। जबकि वो छोटा सा बच्चा दरवाजे के बीचों बीच खड़ा सियाल और आलियान का बगौर देखने के बाद अपनी कार्ड्स के साथ खेलने लगा। आलियान, बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं और किससे मिलना है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सियाल आलियान के हाथ पे अपने ठंडे पड़ते हाथ रखते पूछने लगा। खुद ही देख लेना। आलियान सियाल को कहने लगा। छोटे प्रिंस इधर आओ। आलियान ने उस बच्चे को इशारा करके पास बुलाया तो उस बच्चे ने उसके पास आते जवाब दिया। जी। छोटे प्रिंस, पानी नहीं पिलाओगे अपने घर के आए मेहमानों को? आलियान ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखते कहा तो फ़ौरन पानी लेने निकल गया। पानी पिलाने के बाद बच्चा फिर से खेलने लगा। दरवाजे पर अपनी माँ को देख वो मामा जानी कहता माँ के सीने से जा लगा। सियाल और आलियान गौर से सफ़ेद चादर को खुद पे लिपेटे उस वजूद को देखने लगे जो अपने बच्चे को चूम रही थी।
उसने अपने नकाब को हटाकर अपने बच्चे के माथे को चूमा, फिर अपनी चादर के एक कोने से उस बच्चे के चेहरे पर आए पसीने को साफ किया। मामा जानी आपसे कोई मिलने आया है, उस बच्चे ने अपनी माँ को अंदर की तरफ इशारा करते कहा। तो उसने अंदर देखा तो धक से रह गई, फिर उठकर अंदर की तरफ भारी कदमों से बढ़ी, जबकि सियाल अपने हल्के होते सर के साथ कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि अगर वो उठता तो शायद ज़मीन पर गिर जाता। माही मेरी गुड़िया, आलियान माही का नाम पुकारते अपनी जगह से उठकर माही की तरफ बढ़ा। माही भी भागकर आलियान के सीने से जा लगी और आलियान ने उसके गिर बाजू फैलाए। माही के साथ साथ आलियान भी रो पड़ा, जबकि जैन और सियाल उन दोनों को बगौर देख रहे थे। जैन की नजरें अब सियाल पे थी, क्योंकि उसने आलियान के मुंह से सियाल का नाम सुना था, लेकिन तब नाम पे गौर नहीं किया। लेकिन अब जैन ऐसे सियाल को समझ रहा था। वो सियाल को अपने बाबा की नज़र से देख रहा था। क्या यही मेरे बाबा हैं? हाँ, यही मेरे बाबा हैं। जैन दिल में सियाल के बारे में खुद से बातें करने लगा। गुड़िया कैसी हो? आलियान ने माही के सर पर हाथ फेरते पूछा। आलियान? माही ने टूटे अल्फाज में आलियान का नाम पुकारा। माही आलियान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी, क्योंकि सियाल का सामना करने से डर रही थी, लेकिन खुद पे माही सियाल की नज़रें बखूबी महसूस कर रही थी। माही बस और नहीं रोना। आलियान माही का चेहरा अपने हाथों में लिए आंसू साफ करते कहने लगा। मामा जानी ये कौन है? जैन माही की चादर को हिलाते हुए पूछने लगा। क्या ये तुम्हारा बेटा है माही? आलियान ने जैन की तरफ देखकर पूछा। माही ने इस बात में सर हिलाया तो आलियान के साथ साथ सियाल ने भी उस 3 साल के जैन को देखा। जबकि जैन खुशी से आलियान की तरफ लपका तो आलियान ने उसे अपनी गोद में लिया और उसे चूमने लगा। माही सियाल से मुसलसल नजरें चुरा रही थी और सियाल उसको महसूस कर रहा था। आलियान जैन को लेकर रूम से बाहर निकल गया, ताकि सियाल और माही एक दूसरे के साथ वक्त मिल सके। सियाल कुर्सी पर बैठा माही को देखता जा रहा था, जबकि माही वहीं अपनी जगह पर आंखें झुकाए खड़ी थी। माही के आंसू में और भी रवानी आ गई। वहीं सियाल भी अपने आंसू पर काबू न रख पाया। माही ने बमुश्किल नजर उठाकर सियाल को देखा, फिर जल्दी से आंखें झुका गई। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर माही आगे बढ़कर सियाल के पास नीचे बैठी और सियाल की गोद में पड़े हाथों पर अपने हाथ रख के सियाल की गोद में अपना सर रख दिया, जबकि सियाल सिर्फ उसे देख रहा था। जब कुछ देर सियाल कुछ न बोला तो माही ने अपने चेहरा उठाकर सियाल की तरफ देखा, जो कि सामने दीवार पर देखने पर मसरूफ था। सियाल, माही ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर बगौर सामने देख रहा था। सियाल प्लीज़। माही की आंखों में आंसुओं की रवानी बढ़ गई। माही के दोबारा पुकारने पर सियाल जवाब देने के बजाय वहाँ से उठकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि माही वहीं नीचे बैठी से नम आंखों से देख रही थी। सियाल देखते ही देखते कमरे से निकल गया। सियाल को बाहर ज़्यादा देख माही को अपना सर बेहद हल्का होता महसूस हुआ। अगर वो खड़ी होती तो शायद बुरी तरह नीचे गिरती। आलियान सियाल को बाहर ज़्यादा देख जैन को वहीं बैठे रहने का कह माही की तरफ बढ़ा। माही क्या हुआ है, क्यों इस तरह रो रही हो? आलियान माही के पास नीचे बैठते पूछने लगा। आलियान, वो चले गए आलियान। माही उसके सीने से लगे रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप सब परेशान हो या मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए, इसलिए मैं आप सबके पास नहीं आई। माही आलियान के हाथ पकड़े उसे बताने लगी। माही ने आलियान को अपने साथ हुआ सारा वाक़या सुनाया, जिसे सुनते ही आलियान के हाथ पांव ठंडे हो गए। आलियान, माही ने उसे पुकारा जो कहीं और घूमता। हाँ, आलियान उसके पुकारने पर होश में आते बोला। क्या सियाल मुझे देखकर खुश नहीं हुए? माही कहती रोने लगी और अपनी आंखें ज़ोर से मूंद ली। मेरी गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, बस अब उठो, अपना और जैन का सामान उठाओ जो चाहिए और चलो मेरे साथ वापस। तुम्हें खबर भी हुआ तुम्हारे बिना सबका क्या हाल है? बस उठो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें। आलियान अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ा हुआ, जबकि माही भी आलियान की बात मानते उठ खड़ी हुई और अपना सामान समेटने लगी, जबकि आलियान जाकर बुढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करने लगा। जैन की तो खुशी का ठिकाना ना था जब से उसे पता चला था कि अपने नानू वालों के पास जा रहा है। वो बार बार माही के साथ खुशी से चिपक रहा था। माही ने जब सारा सामान पैक कर लिया तो आलिया ने उसे उठाकर गाड़ी में रखा और फिर बूढ़ी अम्मा से माही मिलती वहाँ से चल दी। सियाल गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठा था। जैन माही के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची और चंद ही घंटों में लाहौर के एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी का वेट कर रहे थे। जैन को आलियान ने अपनी गोद में उठा रखा था। घर में आलियान ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने साथ किसी के आने की इत्तला दी। जब गाड़ी तब्रेज़ हाउस के अंदर दाखिल हुई तो माही की आंखें नम हुई। माही चलो आओ। आलियान माही को कहता जैन के लिए गाड़ी से उतरा। माही को अपना दिल हलक से उछलकर बाहर आता महसूस हुआ। जाने कितने साल वो इस घर में रही और खुशी से रही, लेकिन आज इस घर में जाते हुए रोना आ रहा था। भारी कदमों के साथ वो अंदर जाने लगी। माही को सामने लाउंज पर सोफे पर अपना बाबा नजर आया तो आंखें पानी बरसाने लगी। बाबा जानी। माही अपने बाबा को पकड़ते उनकी तरफ भागी, जबकि माही के बाबा अपनी गुड़िया को देखकर इससे पहले उठते माही उनके सीने से आ लगी। माही
के आते ही रास्ते में आलियान ने सब बता दिया था। माही सबसे मिलने के बाद अपने मामा के रूम में गई, जहाँ वो बिस्तर में बैठी तस्बीह कर रही थी। आलियान ने वहाँ लॉन्च में सबको बिठाकर माही के साथ होने वाला वाक़या सुनाया। इस पर सबकी आंखें भर आई कि उन सबकी लाडली किस तरह इतने दुखों में 3 साल गुजार कर आई है। जैन को माही के बाबा ने अपने सीने से लगा रखा था और उसके चेहरे को बार बार चूमते। चंद ही घंटों में सब नॉर्मल हो गया और किसी ने माही से कुछ ना पूछा। माही खाना खाने के बाद अपने मामा बाबा के कमरे में जाकर बैठी, अपने मामा की गोद में सर रखे उनसे बातें करने लगी। बातें करते करते कब सो गए उन्हें मालूम ही ना हुआ। जैन तो राफी और रुहाब के साथ एक ही रात में अटैच हो गया था। माही ये सब देखकर बेहद पुरसुकून थी। यूं ही चंद दिन गुजरे। मामा जानी ले आए ना खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। जैन डाइनिंग टेबल पर बैठा माही को पुकारने लगा और साथ ही उठने लगा। आपकी मामा जानी आ जाती हैं छोटे प्रिंस, आप बैठे रहो, माही के बाबा ने जैन को रोकते हुए कहा। जैन का स्कूल में आज पहला दिन था। स्कूल से आते ही भूख की दुहाई डाल दी। नानो मैंने मामा को देखना है, सुबह से मैंने उन्हें नहीं देखा। जैन बेचैन होता कहने लगा। तभी माही किचन से उसके लिए खाना लेकर आई और उसे देखते सलाम किया। उसके माथे को चूमकर हमेशा की तरह अपने दुपट्टे के कोने से उसके चेहरे पर आया पसीना साफ किया और उसे खिलाने लगी। मामा जानी आपको पता है आज मुझे स्कूल से कौन लेने आया था? जैन खाना खाते खुशी से कहने लगा। कौन गया था? माही ने जैन को इतना खुश देखकर पूछा। सियाल अंकल गए थे, मुझे बहुत सी चॉकलेट्स भी लेकर दी थी, खाने का भी कहा पर मैंने उन्हें मना किया क्योंकि मुझे आपके हाथ से खाना था। जैन माही की गोद में बैठा उछलकर बता रहा था, जबकि माही सियाल का नाम सुनकर हैरान हुई। लेकिन जैन का चेहरा सियाल के नाम से चमक उठता। उसे देखकर फिर मुतमईन हो गई। यूं ही देखते 6 माह गुजर चुके थे। आलिया ने सबको सियाल और माही की शादी के लिए राज़ी कर लिया था, लेकिन ये बात माही और सियाल के कानों तक भी ना पहुंची। मिर्ज़ा हाउस और तबरेज़ हाउस तो इस खुशी से दोबारा झूम उठे। आलिया ने सियाल को माही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा तो सियाल ने भी हाँ कर दी। वहीं माही को भी रुहाब ने मना लिया। शादी अगले माह थी, जबकि सियाल पूरी तरह माही से बेरुखी बरत रहा था। ना ही वो माही के सामने आता और ना ही उससे बात करने की कोशिश करता। माही को इसे बर्दाश्त करने में बेहद तकलीफ हो रही थी। माही ने सियाल को कॉल की, लेकिन सियाल ने कॉल कट कर दी। माही रात तक सियाल को करती रही, लेकिन आगे से वो बार बार कॉल कट की जाती। माही को अपना दिल कटता हुआ महसूस होने लगा। सियाल आप क्यों नहीं समझते, आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, माही छत को घूरते खुद से कहने लगी। सियाल को सोचते कब माही नींद की वादियों में चली गई, उसे खुद भी इल्म ना हुआ। शादी में 1 हफ्ता बाकी था। हर कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। सारा ने मिर्ज़ा हाउस के साथ साथ तबरेज़ हाउस को भी अपने नखरे उठाने की आदत डाल चुकी थी। रुहाब उसके कपड़ों के शॉपर उठाए पूरी मार्केट में घूम रहा था। सारा इतना मुझे कभी माही ने नहीं घुमाया जितना आप घुमा रही हो। रुहाब सारा के पीछे आते हुए भाग लगा रहा था। रुहाब भाई मैं माही आप ही तो नहीं हूँ ना? सारा पलट कर बड़े मासूम अंदाज में कहने लगी तो उनके पीछे आते सब कज़न्स रुहाब की इस हालत पर मुस्कुरा दिया। हाँ जी, माही तो सारा से भी 2 हाथ आगे है। आलियान जो सबसे पीछे माही के शॉपर्स को उठाए आ रहा था दुखी अंदाज में कहने लगा। माही आलियान के बात पर खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। माही को इस तरह मुस्कुराते देख सबने दिल में उसके लिए इसी तरह मुस्कुराते रहने की दुआ की थी। जैन सियाल के साथ गया हुआ था क्योंकि जैन के लिए सियाल खुद शॉपिंग करना चाहता था, इसलिए वो सुबह घर से ही जैन को लेकर निकल चुका था। अब शाम होने को आई थी, लेकिन वो दोनों ही गायब थे। माही घर आते ही सियाल को उससे पहले कॉल करती उसे जैन लॉन्च में आता दिखाई दिया। माही ने जैन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। जैन मेरी जान आप ठीक हो ना? माही ने नम आंखों के साथ जैन से पूछा तो जैन ने भी इस बात में सह लाया। सियाल जैन के साथ ही खड़ा था जिसे माही ने अभी तक देखा भी ना था। मामा जानी मैंने आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और बहुत ज़्यादा झूले भी लिए और बहुत कुछ खाया, जैन उछल कर बताने लगा। तो माही जैन की बात पर मुस्कुराते हुए उसे उठाकर सोफे पर ले आई। सियाल भी उनके पीछे चल दिया। सियाल को देख माही खामोश हो गई, जबकि तमाम घर वाले सियाल को देखकर खुश हुए थे। जैन को कपड़े चेंज करवाने के लिए माही जैन को उठाकर लॉन्च से चली गई, जबकि सियाल सबके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। मामा जानी, जैन बेड पे माही के साथ लगे हुए उसे पुकारने लगा। जी, माही ने उसके बाल सुलाते हुए कहा। क्या सियाल अंकल अब मेरे बाबा बन जाएंगे? क्योंकि आज वो कह रहे थे मैं उनको बाबा कहा करूं। जैन माही का चेहरा देखते हुए कहने लगा। जी, वो आपके बाबा हैं। माही जैन के सर को चूमकर कहने लगी। मुझे तो पहले ही मालूम था वही मेरे बाबा हैं, जैन कहते हुए उठकर बैठ गया। अच्छा, वो कैसे छोटे प्रिंस? माही भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। क्योंकि आपके लॉकेट में एस लिखा है और बाबा का नाम भी एस से शुरू होता है। माही उसकी बात पे आंखें फैलाकर देखने लगी और उसके अपने साथ लगा लिया, फिर जैन की बात पे मुस्कुरा दी। मैं भी देखती हूँ सियाल अब कब तक मुझसे नाराज़ रहते हैं, 2 ही दिन की बात है अब। माही दिल में मुस्कुराते खुद से मुखातिब हुई और फिर दोनों माँ बेटा नींद की वादियों में चले गए।
आज मेहंदी थी और सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, जबकि माही को मारिया के आने का इंतज़ार था, जो लंदन से अहमद और अपने 2.5 माह के बेटे के साथ आ रही थी। मारिया को डॉक्टर्स ने तब तक सफ़र से मना किया था जब तक बेबी हो ना जाए। माही और मारिया की वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी। माही से मिलने के लिए मारिया और अहमद वापस आ रहे थे। मारिया के आते ही माही उसके गले लगकर खूब रोई थी और मारिया ने भी इसे रोने में उसके साथ साथ थी। आज दोनों के दिल हल्के हो चुके थे। माही ने मारिया के बेटे को गोद में लिया तो वो खुशी से उछल उछल कर माही के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जैन सियाल को अपने साथ शाम में ही निकाह के बाद अपने घर ले आया था, ताकि वो वहाँ माही को उसकी परेशानी ना हो। मेहंदी कंबाइन होनी थी, इसलिए माही और सियाल का निकाह शाम में ही करवा दिया गया था। माही भी निकाह के बाद अपनी तमाम कज़न्स के साथ पार्लर तैयार होने चली गई। वहीं सियाल और सारा जैन को शहज़ादा बना रहे थे। सियाल ने जैन और अपने लिए तीनों फंक्शंस के लिए मैचिंग ड्रेसेस लिए थे। सारा जैन को तैयार करके खुद भी तैयार हो गई और पूरे घर में जैन के साथ पिक्स बनाने लगी। आनी, हम मामा जानी के पास कब जाएंगे? जैन सारा की गोद में बैठे रोहानसी आवाज़ में बोला। सियाल ने लाउंज में आते ही जैन की आवाज़ सुनी तो उसने सारा से जैन को लिया और उसके माथे को चूमते उससे मुखातिब हुआ। आप मामा जानी को मिस कर रहे हैं? सियाल की बात पर जैन ने अपना सर हिलाया और सियाल की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाकर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। चलें फिर आपकी मामा के पास चलते हैं। हम आपको आपकी मामा को लेकर हॉल में चले जाएंगे। सियाल ने जैन के बालों को सुलाते हुए कहा और घर में बताकर जैन को गोद में उठाए कार की तरफ बढ़ गया। सियाल ने गाड़ी का रुख पार्लर की तरफ मोड़ा और जैन को साथ ही लिए माही के पास चला आया। गाड़ी पार्लर के बाहर रुकी तो सियाल जैन को गोद में लिए पार्लर के अंदर दाखिल हुआ। माही को देखते ही जैन ने उसे पुकारना शुरू किया और जैन की गोद से उतरकर माही की तरफ लपका। माही भी बाजू फैलाए जैन को अपने साथ लगा गई। सियाल की नज़रें माही पर टिकी थी और नज़रों ने हटने से इनकार कर दिया था। जैन माही से मिलकर खुशी से उछलने लगा था। मामा जानी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जैन माही के गाल पर बोसा देते हुए कहने लगा। मामा का प्रिंस भी बहुत प्यारा लग रहा है, माही ने जैन के माथे को चूमते हुए कहा। माही खुद पर सियाल की नज़रें महसूस कर रही थी, लेकिन आंखें उठाकर अभी तक उसको नहीं देखा। बाबा और मैं आपको लेने आए हैं मामा जानी, जैन माही का हाथ पकड़ते कहने लगा। माही भी जैन के साथ उठ खड़ी हुई, जबकि सियाल खुद पे काबू पाते कार की तरफ बढ़ा। माही और जैन भी सियाल के पीछे थे। माही आगे वाली सीट पर बैठ गई सियाल के साथ और जैन को अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा, आपने मामा जानी की तारीफ़ क्यों नहीं की? जैन सियाल को देखते कहने लगा। माही ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह पर हाथ रख दिया, जबकि सियाल की आंखें जैन की बात पर फैल गई। सियाल ने जैन को देखा तो माही ने अपना चेहरा जैन के पीछे छुपा लिया। जैन ने सियाल को देखकर अपनी आबरू झुकाया तो सियाल ने पहले अपने गले को खनकारा, फिर माही की तरफ मुतवज्जा हुआ। माही, सियाल ने मुश्किल माही को पुकारा तो माही ने अपना चेहरा जैन के पीछे से निकाल कर सियाल को देखा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सियाल ने माही को देखकर कहा तो माही भी सियाल को देखकर ब्लश करने लगी। कुछ ही देर में कार हाल के बाहर रुकी और सियाल ने जैन को माही की गोद से लिया और माही का हाथ थामकर उसे कार से बाहर निकालने में मदद दी। जैन को गोद में उठाया और माही का हाथ थामा सियाल अंदर दाखिल हुआ तो सब इन तीनों को देख खुशी से तालियां बजाने लगे। हाल में मौजूद हर फर्द ने दिल में इन दोनों के लिए ढेरों दुआएं की थी। जैन रानिया को देखकर सियाल की गोद से उतरकर उसकी तरफ भागा, जबकि माही सियाल का बाजू थामे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। स्टेज पर बैठे वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। माही ने डार्क मेहंदी कलर के लहंगे के साथ डार्क ऑरेंज कुर्ती पहन रखी थी और दुपट्टा सर पर रखे कंधे के एक साइड से सेटअप किया हुआ था, जबकि दूसरे कंधे पे बालों को कर्ल करके सेट करके हल्के से मेकअप के साथ वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। सियाल डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते के साथ सफ़ेद शलवार में देखने वालों की आंखों में बस रहा था। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ और अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था, लेकिन इस दौरान माही को जैन रानिया के साथ बैठा ही नजर आया। फंक्शन ख़त्म हुआ तो जैन कार में आकर माही के साथ बैठा। रुहाब कार को ड्राइव कर रहा था, इसलिए माही ने जैन से बात करने का इरादा तो कर दिया। घर पहुंचते ही माही ने पहले जैन के कपड़े चेंज कर बाद में खुद शावर लेने चली गई। मुलाजमा माही के वॉशरूम से निकलने से पहले कॉफ़ी रख के जा चुकी थी, जबकि जैन माही के मोबाइल पर सियाल से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। माही फ्रेश होकर कॉफ़ी उठाए जैन के पास आकर बैठ गई। माही को देखते ही सियाल ने जैन को खुदाफिज कह के कॉल काट दी, जिस पर माही सियाल की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। जैन माही के कंधे से लगा हुआ कुछ सोच रहा था जब माही ने काफ़ी ख़त्म करके उसे पुकारा। जैन। जी मामा जानी, जैन ने अपना चेहरा उठाकर माही को जवाब दिया। रानिया के साथ आज क्या बातें कर रहे थे आप? माही ने जैन के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा। बातें तो नहीं कर रहे थे मैं तो बस उसे देख रहा था, जैन ने आराम से अपने कंधे उचकाकर कहा तो माही ने आंखें फैलाई अपने 3 साल के बच्चे को मुँह से ये अल्फाज सुने। ऐसे क्यों देख रहे थे आप रानिया को? माही ने खुद को काबू पाते पूछा।
वो मुझे प्यारी लगती है, वो बिल्कुल आप जैसी है मामा जानी। जैन माही के साथ लगते हुए कहने लगा तो माही उसकी बात पर मुस्कुरा दी। जैन माही के साथ ही लगे सो गया था और माही भी उसकी गिरद अपने बाजू फैलाए सो गई। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सियाल जैन को लेने आया तो माही जैन को अपनी गोद में बिठाए उसको दूध का गिलास पिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सियाल वहीं दूर से खड़ा गार्डन में बैठे दोनों माँ बेटे को देख रहा था। माही जैन को प्यार से समझाकर दूध पिलाने के लिए उसका मुंह खुलवा रही थी। जैन की नज़र सियाल पे पड़ी तो बुलंद आवाज़ में बाबा बाबा के नारे लगाने लगा। माही भी सियाल को देख चुकी थी। सियाल आगे बढ़कर उनके करीब आकर बैठ गया, जबकि माही अभी भी जैन को दूध पीने का कह रही थी। माही की गोद से जैन उतरकर सियाल की गोद में चला गया। सियाल ने दूध का गिलास उठाकर जैन के होठों से लगाया तो जैन ने झट से गिलास खत्म किया और माही ये देखकर हैरान रह गई थी। जैन, माही ने उसे पुकारा। माही के पुकारने पर जैन हंस दिया। जैन के मुस्कुराने पर सियाल और माही भी हंस दिए। मैं तो आपको तंग कर रहा था मामा जानी, मुझे क्या मालूम था बाबा आ जाएंगे। मैंने दूध तो पी ही लेना था, पर अब बाबा आ गए तो इसलिए उनके हाथ से पी लिया। जैन ने आराम से कंधे उचकाकर कहा तो माही उसकी बात पर मुस्कुराती जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माही के जाने के बाद सियाल भी जैन को अपने साथ लेकर वापस घर आ गया। शादी के दिन के लिए भी सियाल ने अपने और जैन के सेम ड्रेसेस बनवाए थे। सियाल के साथ घर आते ही जैन ने अपने खिलखिलाहट से पूरे मिर्ज़ा हाउस को चहका दिया। सियाल के बाबा और दादू जैन के साथ खेलने में लगे, जबकि सियाल इन तीनों को देखकर बेहद पुरसुकून था। कुछ ही देर में मिर्ज़ा फैमिली बारात के साथ हॉल के बाहर मौजूद थी। बारात का इस्तकबाल नहायत शानदार तरीके से किया गया था। सियाल ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी के साथ रेड कलर का कुल्ला ज़ेबतन किया था और उसके साथ तिल्ले का खुस्सा पहन रखा था, जिसमें वो गजब ठाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। सियाल जैन को उठाए स्टेज पर आ बैठा और सबके साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ हो गया, जब उसे सामने से रुहाब और राफे के साथ माही आते हुए दिखाई दिए। माही ने प्योर रेड कलर की जाली के दुपट्टे से घूंघट ओढ़ रखा था। माही को देख सियाल को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। राफे ने माही को स्टेज पर लाकर सियाल के साथ बिठाया तो सियाल की सांसें वहीं थमी की थमी रह गई। माही अभी भी घूंघट ओढ़े सियाल के साथ बैठी थी। मारिया ने जब माही के चेहरे से जाली का घूंघट उठाया तो सियाल को अपनी थमी हुई सांसें बहाल करने में बेहद दुश्वारी होने लगी। सियाल के साथ साथ जैन भी अपनी मामा को आगे फाड़े देख रहा था। माही ने प्योर रेड कलर का लहंगा ज़ेबतन किया था, जिस पर सिल्वर कोड़े से निहायत नफीस काम किया गया था। बालों को चुटियाँ बनाकर एक कंधे पर सजाया हुआ था। मेकअप की महारत से माही सियाल के पास बैठी उस पर क़यामत उठा रही थी। बाबा, मामा जानी तो परी लग रही है ना? जैन आंखें फैलाए माही को देखते सियाल से पूछने लगा। जब कोई जवाब ना पाया तो जैन ने अपना चेहरा उठाकर सियाल को देखा, जो माही को देखने में मसरूफ़ था। माही खुद पर सियाल की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी, इसलिए माही ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते सियाल को एक नज़र उठाकर ना देखा और उसकी गोद से जैन को ले लिया। माही किस तरह इग्नोर करने पर सियाल ने मुँह फुलाकर माही को देखा और अपना चेहरा सामने की तरफ मोड़ा। दूध पिलाई की रस्म पर सियाल ने खुद से पहले जैन और माही को अपने हाथों से दूध पिलाया और बाद में खुद पिया। कुछ देर खुशखबरियाँ लगाने के बाद रुखसती करवाकर सियाल माही और जैन को अपने साथ घर ले गया। मिर्ज़ा हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। माही का इस्तकबाल नहायत शानदार तरीके से किया गया। माही को सारा और सियाल की मामा सियाल के रूम में छोड़ गई थी। जैन को सारा अपने साथ अपने लिए रूम में आ गई थी। रूम को गुलाब के फूलों और छोटी छोटी कैंडल्स के साथ सजाया गया था। माही रूम में सियाल का वेट कर रही थी जब रूम के दरवाजे खोलने की आवाज़ आई। सियाल ने रूम में आते ही माही को सलाम किया और अपना कुल्ला उतार कर सोफे पर रखा और वॉशरूम चला गया। सियाल की इस हरकत पर माही की आंखें आंसुओं से भर गई। सियाल वॉशरूम से निकलकर स्टडी में जा घुसा। माही कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर अपनी जगह से उठी और स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। सियाल लैपटॉप पे काम कर रहा था। माही चंद मिनट दरवाजे के पास खड़ी सियाल को देखती उसकी तरफ बढ़ी। माही ने सियाल की गोद से लैपटॉप उठाकर सामने टेबल पर रखा और खुद सियाल के करीब बैठकर अपना सर उसके सीने से टिका दिया, अपना बाजू सियाल की कमर के गिर्द हायल किए। सियाल बिना किसी हरकत के बैठा रहा। सियाल को जब अपनी कमीज़ में माही के आंसू जज़ब होते महसूस हुए तो सियाल ने बेबसी कालम में अपना एक बाजू माही के गिर्द हमायल किया और एक माही के चेहरे पर फेरते उसके आंसुओं को साफ किया। माही, ये तो आप फिर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। सियाल ने अपने दोनों बाजू माही के गिर्द फैलाते हुए कहा तो माही के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आप पर कौन सा असर हो रहा है? माही ने सियाल के बाजुओं को खुद पर हटाकर उससे अलग होकर कहा। माही की बात पर सियाल का मुंह खुले का खुला रह गया। माही ने अपनी बात कहकर सियाल का रिएक्शन देखे बिना दोबारा उसके सीने से जा लगी। माही ने अपना एक हाथ सियाल की कमर के गिर्द हायल किया और दूसरे हाथ से सियाल के बालों पर बाजू पर गोल गोल दायरे बनाने लगी। सियाल, माही ने रूहानी आवाज़ में उसे पुकारा। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। सियाल, प्लीज़ बोले ना आप, मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाऊंगी। माही ने रोते हुए कहा तो सियाल ने माही के होंठों पर अपना हाथ रखा। माही, सियाल ने गंभीर आवाज़ में उसे पुकारा।
माही को सियाल ने खुद से अलग किया तो माही ने अपनी आंखें झुकाए इसके सामने बैठी थी। जब आप मुझ पर एतबार नहीं रखती तो मेरा आपसे बात करने और आपके करीब आने और मुझे किसी तरह का कोई भी हक नहीं है। सियाल ने माही पर अपनी नज़रें उठाकर लैपटॉप की तरफ करते हुए कहा। सियाल, माही ने रोते हुए पुकारा, लेकिन सियाल पर कोई असर ना हुआ माही के आंसुओं का, बल्कि उसके आंसुओं में वो रवानी आ गई। माही को रोते देख सियाल खुद ब खुद नरम पड़ा था। सियाल ने माही के चेहरे को अपने हाथों के पहलू में लिया और उसके आंसुओं को साफ किया। माही, अगर आप मुझ पर एतबार रखती तो हमें ये जुदाई ना सहनी पड़ती। चंद साल पहले भी माही आपने मुझ पर एतबार किए बिना इस जुदाई को चुना था। तब भी मेरी सफाई से सुने बगैर खुद ही फैसला किया, और अब भी। सियाल कहते कहते रुका, जबकि माही ने सियाल के सीने पर हाथ रखे सब सुन रही थी। सियाल में बेहद घबरा गई थी। तब मुझे वही सही लगा। मुझे लगा मैं आप सबको खो दिया है। माही की आंखें ये कहते हुए नम हुई। सियाल, आप आखिरी बार अपनी माही को माफ़ कर दें प्लीज़। माही सियाल के सीने से लगी बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगी। बस और नहीं माही, रोना बंद करें आप। क्या आपको मुझ पर ज़रा तरस नहीं आता? रो रो कर कैसे अपनी आंखें सुझा ली हैं? सियाल ने माही को खुद से अलग करके चेहरे को साफ करते हुए कहा। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? माही ने सियाल को देखते हुए पूछा। मैं आपसे नाराज़ हो भी नहीं सकता माही, ये सब मेरे बस में नहीं है। बस आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। सियाल ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। चलें फिर, आप मेरा गिफ्ट दें। माही ने अपना हाथ सियाल के सामने फैलाकर बच्चों की मसीमत से कहा। गिफ्ट? ओह, वो तो मैंने लिया ही नहीं। सियाल ने अफसोस से कहा तो माही का चेहरा सूझ गया। सियाल, आपने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लिया? आप बदल गए हैं सियाल, पहले की तरह प्यार नहीं करते आप मुझसे। माही रुआंसी आवाज़ में कहती सियाल के पास से उठकर जाने लगी तो सियाल ने माही को बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। मुझसे आपने खुद को 3 साल दूर रखकर पहले ही मुझे बहुत तड़पा चुके हैं, अब और नहीं, समझिए आप। सियाल ने माही की कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत पाकर कहा तो माही वहीं सियाल के सीने से लग गई। सियाल माही को अपनी गोद में उठाए बेड पर लाया और माही को बेड पर बिठाकर खुद अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से 2 डब्बियाँ निकालकर माही के सामने आ बैठा। ये गिफ्ट है मेरे? माही चेक कर कहने लगी। जी, दोनों ही आपके हैं, सियाल ने माही को थामते हुए कहा। माही ने एक डब्बिया खोला तो उसमें खूबसूरत रिंग थी। दूसरी डब्बे में पायल, जिसे देखकर वो चहक उठी। लाई, मैं पहनाता हूँ आपको, सियाल ने माही के हाथ से पायल को लेते हुए कहा। सियाल ने माही के पाँव में पायल पहनाई तो माही उसे चहकाने लगी। जब फिर अपना हाथ सियाल के हाथ में दिया तो सियाल ने उसमें अंगूठी को सजा दिया और माही के हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगाने लगा। माही ने सियाल के सीने पर सर रखे खुद सुपुर्दगी दी। माही की सुबह आंख खुली तो सियाल के बाजू पर सर रखे उस पर अपने बाल फैलाए सो रही थी। माही ने सर उठाकर सियाल को देखा, जो इत्मीनान से नींद की वादियों में खोया हुआ था। माही ने अपना चेहरा सियाल के चेहरे पर झुकाया और सियाल की आंखों पर अपना होठ रखे, फिर सियाल के माथे पर। मेरे सोने पर इस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है मेरा? सियाल ने माही के कान में सरगोशी की तो माही सियाल की बात पर ब्लश करती उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। सियाल ने सर झुकाकर माही के सर पर बोसा दिया और उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए। अच्छा, अब आप मुझसे रिटर्न ले लें, सियाल ने शरारत से कहा तो माही सियाल का बाजू मजबूती से थाम गई। माही उठकर भागने लगी तो सियाल ने माही को बाजू से पकड़कर खुद पर गिराया और खुद उसके ऊपर आया। सियाल ने माही के चेहरे से पकड़कर खुद के करीब किया और अपने होंठ माही के होंठों से लगा लिए। माही ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर माही ने आंखें खोली और सियाल से अलग होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सियाल बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, जहाँ जैन बुलंद आवाज़ में मामा बाबा के नारे लगा रहा था। ओह माय प्रिंस, आ गए बाबा। सियाल ने जैन को गोद में उठाकर उसके चेहरे को चूमते कहा था। जैन ने भी अपने बाप को वापस चूमकर उसके कंधे से सर टिकाया। सियाल जैन को अपने साथ लगाए स्टडी रूम में ले आया। सियाल जैन को शादी की पिक्स मोबाइल पर दिखाने लगा। जैन को पिक्स दिखाने और उससे बातें करने के बाद सियाल जैन का हाथ में वापस रूम में आया तो माही को देखकर वहीं रुक गया। सियाल के साथ साथ जैन को भी अपनी मामा को आंखें फाड़े देख रहा था, क्योंकि लाहौर से आने के बाद जैन अपनी मामा का हर रूप देख रहा था जो बेहद दिलकश था। जैन, आप अपने हाथ आंखों पर रखो जल्दी से। सियाल जैन को हिदायत करता माही की तरफ बढ़ा। जैन अपने बाबा की बात पर फ़ौरन अमल करते अपनी आंखों को अच्छे से ढांप लिया। सियाल की बात पर माही ने शर्माकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाया। माही लाइट पिंक कलर की फ्रॉक में लाइट से मेकअप के साथ सियाल की दी हुई हर निशानी को पहने बेहद हसीन लग रही थी। माही पहले भी खूबसूरत थी, इन चंद दिनों में सियाल के प्यार ने उसे और भी निखार दिया, जिस पर सियाल पूरी तरह फिदा हो चुका था। सियाल ने माही की कमर के गिर्द अपना बाजू हमायल करके उसे खुद से करीब किया और दूसरे हाथ से दाएं कंधे पर मौजूद बालों को हटाकर वहाँ पर मौजूद चोट के निशान पर अपने होंठ रख दिया। सियाल ने उस निशान को कल रात ही देखा था और उसे देखने के बाद सियाल की आंखें नम हुई थी।
माही को ये चोट उस एक्सीडेंट में लगी थी जिसके बाद इन दोनों ने 3 साल की जुदाई सही। माही सियाल की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी, इसलिए उसे अपना सांस लेना मुश्किल लगा। सियाल ने माही के चेहरे से उसके हाथों को हटाया तो माही अपने पलके छिपकाए सियाल के सामने खड़ी थी। सियाल ने गंभीर आवाज़ में माही को पुकारा, अपने हाथ से माही के चेहरे को थोड़ी सी पकड़कर ऊपर किया तो माही ने बहुत मुश्किल सियाल की आंखों में देखा और अपना अक्स देखकर वो घबरा गई और जल्दी से नजरें झुका गई। सियाल प्लीज़ मुझे छोड़ें, क्या जैन क्या सोच रहा होगा? माही ने सियाल को देखे बिना कहा। सियाल माही के चेहरे को बगौर देखते माही की थोड़ी पर मौजूद तिल पर अपनी शहादत की उंगली फेर रहा था। माही के बोलने पर सियाल ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और झुककर तिल पर अपने होंठ रख दिए। बाबा क्या अपनी आंखें खोल लूँ? जैन ने थके लहजे में कहा था। सियाल और माही जैन की बात पर मुस्कुरा दिए। माही ने सियाल के सीने पर हाथ रखा, उसे खुद से दूर किया तो सियाल भी मुस्कुराकर जैन की तरफ बढ़ गया। जी मेरे छोटे प्रिंस, खोल लो आप अपनी आंखें। सियाल कहता सोफे पर विराजमान हो गया। उफ बाबा, मैं तो थक गया। जैन थके हुए लहजे में कहकर सियाल के साथ आकर बैठ गया। सियाल जैन को देखकर मुस्कुरा दिया, उसे उठाकर अपनी गोद में उठाया जैन को चूमने लगा। चले उठे, आप भी तैयार हो जाए, नाश्ते पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। माही सियाल को उसके कपड़े पकड़ाते कहने लगी तो सियाल ने जैन को सोफे पर बिठाकर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सियाल के तैयार होने के बाद वो तीनों नीचे आए जहाँ सब उनका इंतजार कर रहे थे। माही और सियाल सबसे मिलने और नाश्ता करने के बाद लाउंज में बैठकर सबसे बातें करने लगे। जैन सियाल के दादू के साथ उनके रूम में सियाल के मामा पापा के साथ खेल रहा था। जब जैन को देखता हूँ मुझे अपना 2 साल का जाकर याद आता है। हूबहू हमारे जाकर जैसा है ये। मैं जब इसे अपने सीने से लगाता हूँ मुझे अपने जाकर की खुशबू आती है जैन से। मिर्ज़ा साहब अपने नम आंखों से जैन को देखते हुए अपने बेगम से कह रहे थे। आज से 3 साल पहले जब मेरे जाकर की मौत की खबर आई तब मैं बिल्कुल टूट चुका था। मुझे लगा जैसे मेरे जिगर के टुकड़े इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं तो बस इन 3 सालों में सिर्फ सांसें ले रहा हूँ, लेकिन जीने की चाह मेरे अंदर से मुकम्मल ख़त्म। लेकिन जब से जैन इस घर में आया है मुझे लगता है मेरा छोटा जाकर वापस आ गया है। मेरा जाकर छोटा सा था जब मैंने उसे अपने हाथों से शाह साहब को अपनी खुशी से दिया था ताकि वो उनको अपने घर की खिलखिलाहट से रोशन कर दे। मैं बेहद खुश था अपने दोस्त को अपना बेटा देकर, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा हमारे बेटे को प्यार दिया था। शायद इतना हम भी ना दे पाते। सियाल के आने से हमारे घर फिर से रोशन हुआ, लेकिन मेरी जाकर की कमी हमेशा से रही। लेकिन शाह साहब और उनकी अहलिया की इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद शाह साहब की दौलत को पाने के लिए उनके छोटे भाई ने अपनी दुश्मनी में मेरे बेटे को मार दिया, मेरी छोटी सी जान को मार दिया। दौलत चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते, जितनी चाहिए थी मांग लेते, लेकिन मेरे बेटे उसकी बीवी और नन्ही सी जान को बख्श देते। सियाल के बाबा अपने गोद में हाथ रखे ये सब कहते अपने आंसू पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जैन अपने दादा जान को रोते देखकर अपनी दादी की गोद से उतरकर उनके सामने आ बैठा। दादा जान आप क्यों रो रहे हैं? जैन मासूम सा चेहरा बनाया अपने दादा के आंसू साफ करते पूछने लगा। ऐसे ही, आपको देखकर कोई याद आ गया था, मिर्ज़ा साहब ने जैन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। मामा जानी कहती हैं जिन्हें देखकर कोई अपना याद आए तो हमें उन्हें देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने की दी हुई दुआ होती है जिससे हमें उनकी याद आती है, उनके पास होने का एहसास होता है। जैन बेहद आसानी से अपनी बात कहकर खामोश हुआ। मिर्ज़ा साहब हैरानी से उस 3 साल बच्चे की बातें को सुन रहे थे। आपको ये बातें किसने सिखाई? मिर्ज़ा साहब पूछे बगैर ना रह सके। मामा जानी ने। जब वो बाबा जानी को याद करती तो वो मुझे ये सब बताती थी। वो कहती थी मैं बाबा जैसा हूँ। मुझे देखकर वो बाबा को अपने करीब पाती हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। जैन अपने दादा के सीने से लगे कह रहा था। सच कहती हैं आपकी मामा जानी, मिर्ज़ा साहब ने जैन के माथे को चूमकर कहा। ओह, मैं सारा अनी से पिक्स का पूछना भूल ही गया। जैन अपने माथे पर छोटा सा हाथ मारते हुए कहकर रूम से बाहर निकल गया। जैन की बात पर वहाँ मौजूद सब मुस्कुरा दिए और दिल में उसके लिए ढेरों दुआएं की थी। माही और सियाल का इस्तकबाल हाल में नहायत शानदार तरीके से किया गया था। हर तरफ से गुलाब के फूलों की बारिश हुई तो माही खुशी से सियाल को देखने लगी। सियाल ने मुस्कुराकर माही के चेहरे पर अपना हाथ रखा तो माही ने सियाल के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर सियाल के हाथ को थामकर उस पर अपने लब रख दिए। दोनों स्टेज की तरफ बढ़े और दोनों को देख पूरे हाल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों की जोड़ी हर किसी के दिल पर क़यामत ढा रही थी। दोनों एक दूसरे से बढ़कर लग रहे थे। माही ने स्किन और पिंक कलर की मैक्सी पहन रखी थी जिस पर गोल्डन और सिल्वर कोरे का नहायत खूबसूरत काम था और उसके साथ हल्के मेकअप किए सियाल के दिल पर गजब ढा रही थी। जबकि सियाल ब्लैक कलर के 3 पीस ड्रेस में अपने सियाल माही आंखों में माही की मोहब्बत की चमक लिए माही के साथ साथ वहाँ मौजूद हर फर्द को बेहद हसीन लग रहा था। कुछ देर गपशप लगाने के बाद राफे, रुहाब और आलियान स्टेज पर जूते छुपाई की रस्म के लिए आ गए।
चले साले साहब, अब जूता उतारें, आलिया ने रुहाब के साथ बैठते हुए कहा। क्यों भाई, ये जूते तो मेरे हैं, मैं क्यों उतारूं? सियाल ने कंधे झुकाकर कहा तो वहाँ मौजूद सबका मुंह खुल गया। बहुत देर बहस करने के बाद भी जब सियाल पैसे देने पर राजी ना हुआ था, आलिया ने माही को कहा कि वो सियाल को कहे, लेकिन माही ने अपने हाथ खड़े कर दिए कह करके उस सियाल के साथ है। माही की बात पर जहाँ सियाल ने अपना काला झाड़ा, वहीं सब हैरानगी से माही को देखने लगे, जो एक ही रात में मुकम्मल बदल चुकी थी। जब सब उदास होकर बैठ गए तो जैन उनको देखकर सियाल की गोद में आ बैठा। पापा जान नहीं दे देना मामू जान को पैसे, जैन ने सियाल का चेहरा देखते हुए कहा। जैन के कहने पर सियाल ने जैन को देखा और फिर सामने बैठे आलियान को, जो जैन पे वारी चाह रहा था, तो सियाल ने पैसे निकालकर सामने टेबल पर रखे। जैन भी खुश होकर सियाल के सीने से जा लगा। सियाल देखो, तुम्हारा बेटा हमारी साइड में है। रुहाब ने बुलंद आवाज़ में हाँक लगाई तो सियाल के साथ माही भी मुस्कुरा दी। माही मारिया और शहर के साथ बातों में लग चुकी थी, जबकि सियाल भी अपने दोस्तों के साथ मसरूफ। सियाल सॉन्ग सुनाता हूँ तुम माही के लिए, और हम सब मिलके कपल डांस भी करते हैं, रुहाब ने माही के साथ बैठे बुलंद आवाज़ में कहा तो सियाल ने माही की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर सर हिला रही थी। रुहाब माही का हाथ थामे उसे सियाल के पास ले आया और बाकी तमाम कपल्स ने भी अपनी जगह संभाल ली। सियाल ने माही की गिर्द अपने बाजू हमाइल किए, जबकि माही ने सियाल की गर्दन की गिर्द अपने बाजू हमाइल किए। सॉन्ग गाते हुए सियाल माही में और माही सियाल में मुकम्मल तौर पर खोया हुआ था। जब गाना खत्म हुआ तो माही सियाल के सीने से सर टिकाए खड़ी हो गई। कुछ देर यूँ ही खड़े रहने के बाद माही सियाल के साथ वापस स्टेज पर आई। सियाल, माही ने उसे धीमे से पुकारा। जी, सियाल ने माही को देखते हुए कहा। मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे घर ले जाएं। माही बेहद थके हुए अंदाज में बोली तो सियाल ने इस बात में सर हिलाया। सियाल ने आलियान को अपने पास बुलाकर उसे बताया कि वो भाई घर जा रहे हैं, तो यहाँ सब देख ले। सियाल की बात पर आलिया ने उन्हें जाने के बाद खुद मेहमानों के पास आ गया। सियाल माही का हाथ थामे कार के पास आ गया। माही को कार में बिठाकर सियाल ने आकर उसके साथ सीट संभाली। सियाल ने माही के सामने अपना हाथ किया तो माही सियाल का हाथ थामे उसके कंधे पर सर टिका गई। घर तक का सफ़र खामोशी में गुजरा। जब कार घर के बाहर रुकी तो सियाल माही को अपने साथ लिए रूम में आ गया। सियाल माही को चेंज करने का कहकर खुद कॉफ़ी बनाने चला गया। माही जब फ्रेश होकर रूम में आई तो सियाल भी चेंज किए बेड पर बैठा था। माही बेड पर आकर बैठी तो सियाल ने माही को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और उसे अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाने लगा। माही ने मग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सियाल ने उसे रोका और खुद पिलाने लगा। माही कॉफ़ी पीने के बाद सियाल के सीने से सर टिकाकर लेट गई तो सियाल ने एक बाजू उसकी गिर्द फैलाया और दूसरे से ब्लैंकेट दोनों पर दिया। कुछ ही देर में माही सो गई तो सियाल ने झुककर माही के सर पर बोसा दिया और खुद भी लेट गया। माही के भाग जाने की खबर रेशम को अगली सुबह 11 बजे उसकी एक वफादार मुलाजमा ने कर दी, तो इस खबर पर रेशम तिलमिला सी गई थी। माही को ढूंढने में रेशम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बेसुध। माही के जाने के बाद रेशम भी फैसलाबाद में रुक गई। 1 साल कोटे पर रहने के बाद रेशम वहाँ के हर रंग को पसंद करने लगी। चूँकि रेशम अपनी माँ से ज़्यादा हसीन दिखती थी, इसलिए उसने अपनी माँ की जगह लेने का सोचा। उसने 2 माह तक माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन शाज़िया बेगम अपनी बेटी को इससे दूर रखना चाहती थी, इसलिए ना मानी। जब रेशम थक गई तो उसने अपनी अना में आकर अपनी वफादार मुलाजमा के हाथ अपनी माँ को जहर दे दिया और ख़ुद अपनी माँ की जगह पे आ बैठी। 1 साल तक रेशम ने खूब अपना नाम बनाया, अपने हुस्न के जलवे बिखेरे, लेकिन ये शोहरत वहाँ पे मौजूद लड़कियों को खिलने लगी। उन्होंने मिलकर रेशम को मारने का प्लान बनाया और रेशम को नशावर चीज़ें खिलाकर कोठे की ऊपर वाली छत से ले जाकर धक्का दे दिया, ताकि देखने वाले को खुदकुशी लगे। देखते ही देखते चंद माह में शाज़िया बेगम और रेशम को सब भूल गए और कोठे की रौनक आबाद हो गई। माही की सुबह जब आँख खुली तो सियाल रूम में मौजूद ना था। माही ने पूरे रूम में देखा, लेकिन सियाल ना मिला तो उदास चेहरा बनाए वापस बेड पर आ बैठी। कुछ देर बैठे रहने के बाद माही फ्रेश होने चली गई। माही जब फ्रेश होकर निकली तो सियाल टेबल पर नाश्ता सजाए उसका वेट कर रहा था। सियाल को देख माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माही सियाल के पास आई तो सियाल ने माही के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की, जिसे माही ने अपने अंदर उतार लिया। सियाल माही को साथ लगाए सोफे पर आ बैठा और उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। नाश्ता करने के बाद माही तैयार होने लगी और सियाल कॉल सुनते रूम से बाहर निकल गया। जब वापस लौटा तो जैन इसकी गोद में था, जो सियाल के चेहरे को चूम रहा था। माही को देखने के बाद जैन माही की तरफ लपका और उसके सीने से जा लगा। माही भी अपने बेटे को सीने से लगाए उसे प्यार करने लगी। कुछ देर जैन उन दोनों से बातें करने के बाद खेलने के लिए रूम से चला गया। जैन के जाने के बाद माही अलमारी की तरफ बढ़ी और एक सूटकेस के साथ सियाल के पास आ बैठी। ये क्या है? सियाल ने सूटकेस को देखते पूछा। सियाल, ये सूटकेस मुझे जैन के
असल मामा ने मरते वक्त दिया था। इसमें कुछ रकम है और एक वसीयत जो और कुछ जेवर है, प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स भी हैं। मैं चाहती हूँ आप इस प्रॉपर्टी को छोड़कर इस रकम और जेवर को बैंक में रख दें। मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी की वजह से जैन के मामा बाबा की जान गई थी। मैं अपने जैन को खोना नहीं चाहती सियाल, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी के कागजात को जला देना चाहती हूँ, जिससे मेरे जैन पर कोई आँच ना आए। मुझे नहीं लगता आप भी इस बात से इनकार करेंगे। माही सियाल को देखते कहने लगी तो सियाल ने माही के आंसू को साफ कर अपने साथ लगा लिया। माही, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जैन के मामा पापा कौन थे, और ना ही मुझे जैन के मुतालिक कुछ जानना है, और ना ही मुझे इस सब की ज़रूरत है। आप जैन मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ। मेरा नाम उसके नाम के साथ ताउम्र जुड़ा रहेगा। इसके मामा पापा जो भी उसके लिए छोड़ के गए हैं वो हम सब गरीबों में तकसीम कर देंगे। अब आप जैन के लिए परेशान ना हो, वो हमारा बेटा है और हमारा ही रहेगा, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। सियाल माही के चेहरे पर अपना हाथ फेरते कहने लगा तो माही ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर। 1 महीने बाद मामा ही सियाल और जैन अभी तक वापस नहीं आए। देखे ना शाम हो गई, ऊपर से सियाल कॉल भी नहीं उठा रहे। माही सियाल की मामा से लॉन्च में टहलती हुई कहने लगी, मेरी जान वो आ जाते हैं, आप आकर यहाँ बैठ जाएं। सियाल की मामा ने माही को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो माही उनके करीब आकर बैठ गई। माही, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझे कुछ वीक लग रही हैं। सियाल की मामा ने माही के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। जी मामा, मैं ठीक हूँ, माही ने उन्हें प्यार से जवाब दिया। माही को जैन सामने दरवाजे से आते हुए दिखाई दिया तो माही को सुकून महसूस। सियाल, आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है ना मेरा दिल घबराने लगता है जब आप दोनों इतनी देर तक बाहर रहे। माही जैन को अपनी गोद में उठाते हुए पीछे से आते सियाल को कहने लगी। माही, आपके बेटे की शॉपिंग लिस्ट बहुत लंबी थी। रानी की बर्थडे गिफ्ट के लिए पूरी मार्केट में इसके साथ घुमाऊँ, सियाल ने थके अंदाज में कहा और साथ सामान रखकर सीधा रूम में चला गया। माही सियाल की बातों में मुस्कुराते हुए जैन को देखने लगी जो अपनी दादी को गिफ्ट दिखा रहा था। फिर सियाल के पीछे ही रूम में आ गई। सियाल को पानी पिलाकर वहीं सोफे पर बैठी। सियाल, आप ज़्यादा थक गए हैं क्या? माही सियाल के चेहरे पर हाथ फेरते पूछने लगी। आपको देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती है माही, सियाल ने माही के हाथों को अपने लबों से लगाते कहा तो माही ने अपना सर सियाल के सीने पर टिका दिया। शाम में रानिया की बर्थडे थी, इसलिए माही जैन को तैयार करके पहले ही आलियान के घर भेज चुकी थी, जबकि खुद तैयार होकर सियाल को वेट कर रही थी जो कि किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। माही बेहद खुश थी और बेसब्री से सियाल का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही माही को सियाल रूम के अंदर आता दिखाई दिया तो माही खुशी से उसके गले जा लगी। आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर, सियाल ने माही के गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए कहा। सियाल, आप भी बेहद खुश होंगे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, माही सियाल के चेहरे को देखते कहने लगी। ऐसी भी कौन सी बात है, मुझे भी तो बताएं, सियाल ने बेसब्री अंदाज में पूछा। सियाल, आप बाबा बनने वाले हैं, माही ने सियाल के कान में कहा तो खुद भी मुस्कुराने लगी। सच में माही? सीरियसली मैं पापा बनने वाला हूँ? सियाल खुशी से पागल होते माही को अपने साथ लगाते हुए बोला। जी सियाल, ये सच है, माही ने सियाल के सीने से लगे हुए कहा। मैं बहुत खुश हूँ माही, ये खुशी भी मुझे आप ही की वजह से मिली, इसलिए आपका शुक्रिया, सियाल ने माही के माथे को चूमते हुए कहा। कुछ ही देर में ये बात पूरे घर को पता चल गई और रानी की बर्थडे पर सबने माही और सियाल को मुबारकबाद दी। सियाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। बर्थडे से आने के बाद सियाल ने माही को सख्ती से मना किया कि वो ज़्यादा चलेगी फिरेगी नहीं, जिसको माही ने आराम से सर झुकाकर मान लिया। माही चेंज करने के बाद जब बेड पर आकर बैठी तो सियाल ने उसके आगे दूध का गिलास किया, जिसे माही ने बिना किसी बात के पी लिया। दूध खत्म होने के बाद माही को सियाल ने अपने करीब किया और उसके माथे को चूमकर अपने साथ लगाए सो गया। सुबह माही की जब आंख खुली तो सियाल रूम में मौजूद ना था। माही ने अपने बाल बांधे और उठकर वॉशरूम चली गई। वुजू करने के बाद माही ने फजर की नमाज अदा की। फिर जैन का ख्याल आने पर माही उसे देखने जैन के रूम में गई। रूम में जैन मौजूद ना था। माही जैन के बारे में सोचते रूम से निकली तो सियाल और जैन सर पर सफ़ेद टोपियाँ पहने सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर ही आ रहे थे। जैन माही को देखकर भागा और आकर माही की टांगों से चिपक गया। मेरा प्रिंस नमाज़ पढ़ने गया था अपने पापा के साथ, माही जैन को खुद से अलग करती उसका हाथ पकड़ती अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कहने लगी। जी मामा जानी, जैन अपनी टोपी उतारते जवाब देने लगा। सियाल रूम में आते ही बेड पर विराजमान हो गया, जबकि माही जैन को अपने साथ लगाया बेड पर अपने साथ लेट गई। अच्छा, तो बाबा ने आपको उठा के तैयार किया नमाज के लिए या खुद ही तैयार हो गए, वो भी इतनी सुबह? माही जैन के माथे को चुमती पूछने लगी तो सियाल दोनों को देख रहा था। बाबा जानी ने तैयार किया था क्योंकि उठ तो मैं गया था, जैन माही को बताता हुआ सियाल के सीने से जा लगा। माही उसकी बात पर मुस्कुरा दी, जबकि सियाल ने जैन के चेहरे पर अपना हाथ फेरते उसके माथे को चूमा। माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो माही ने उसके हाथ को थाम लिया। सियाल ने माही को खींचकर अपने साथ लगाया, फिर जैन और माही के माथे पर बारी बारी अपने लब रखे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ माही, जो अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ पर कुन फरमाया है। मेरा हमसफ़र उसे बनाया जिससे मेरी रूह और दिल बेइंतहा
इश्क किया है। आपका साथ मेरे लिए अल्लाह का एक मौज़ा है माही, जैसा अल्लाह ने मेरे लिए किया है। सियाल अपनी बात कहते रुका, जबकि जैन और माही सियाल को बगौर देख रहे थे। सियाल ने जैन के चेहरे पर अपना हाथ नरमी से फेरा और जैन ने आकर हम दोनों को मुकम्मल किया है। सियाल ने अपनी बात मुकम्मल करते जैन और माही को अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद ली। माही भी अपना हाथ सियाल के चेहरे पर रख के अपनी आंखें मूंद गई। 2 महीने बाद माही को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा था। माही अभी बेहोश थी, जबकि सियाल अपने बेटे को देख बेहद खुश था, जो कि माही और उसके प्यार की खूबसूरत निशानी थी। सियाल ने अपने बेटे के माथे को चूमकर अपने लब काटे और अपने दिल के इस टुकड़े के एहसास और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। सियाल की आंखें खुशी से नम थी, जबकि छोटी सी जान अपने बाप को बगौर देख रही थी, जैसे सब समझ रही हो। सियाल उसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर नजर उठाकर माही को देखा और झुककर उसके सर पर बोसा दिया। जब माही भी होश में आ गई, सियाल के हाथ में अपनी औलाद को देखकर माही मुस्कुरा उठी। माँ का एहसास तो माही जैन को अपनी गोद में लेकर ही महसूस कर चुकी थी। अब अपने खुद की औलाद को देखकर माही की खुशी का ठिकाना ना था। माही ने सियाल की गोद से अपनी औलाद को लेकर चूमने लगी और उसे अपने साथ लगा लिया। माही बताएं, हम अपने प्रिंस का क्या नाम रखें? सियाल माही को गोद से अपने बेटे को लेकर पूछने लगा। आप रखें सियाल इसका नाम, माही ने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते कहने लगी। रदवान, हमारा रदवान। सियाल ने अपने बेटे को नाम देकर पहला इसके माथे पर बोसा दिया, फिर माही के माथे पर अपने लब रख दिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर उस एहसास को अपने अंदर उतारा। माही और सियाल ने दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अल्लाह की दी हुई नेमतों की असल निगरानी का जितना भी शुक्र अदा करते वो कम था। पूरा घर रदवान के आने से चहक उठा। जैन के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो अपने छोटे से भाई को देखकर खुश हो रहा था। माही और सियाल अपने दोनों बेटों को देखकर खुश थे। जैन, बताओ आपका भाई किस पर गया है? माही रदवान को देखते पूछने लगी। मुझ पर गया है मामा जानी, जैन ने पुरसुकून अंदाज में कहा तो माही और सियाल उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। मुझे तो लगा था मुझ पर गया है, माही ने शरारत से पूछा तो सियाल माही को देखकर मुस्कुराने लगा। नहीं मामा, इसकी आंखें तो मेरी जैसी हैं, जैन ने रदवान की आंखों को देखते हुए कहा। इस तरह तो आप दोनों ही अपने बाबा पर गए हैं, मुझ पर तो नहीं गए, माही नाराज से लहजे में बोली। रानियाँ गई हैं ना आप पर, जैन ने कंधे झुकाकर कहा तो सियाल और माही जैन की बात पर हैरान हुए। वो कैसे? जैन से सियाल ने पूछा। मैंने देखा है रानिया की आंखों को, और वो भी बहुत गौर से, बिल्कुल मामा जैसी गहरी और खूबसूरत है, जैन रदवान को देखते कह रहा था, जबकि माही और सियाल आंखें फाड़े अपने 4.5 साल के बेटे को देख रहे थे। आप रानिया की आंखों को इतनी गौर से देखते हैं? माही ने पूछा। जी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, जैन ने कंधे झुकाकर कहा तो माही सियाल को देखने लगी। आप पर गया है सियाल आपका बेटा, माही ने मुस्कुराते हुए कहा और रदवान को अपनी गोद में ले लिया। सियाल ने जैन को अपनी गोद में उठा लिया। तो ठीक है, फिर हम अपने बड़े बेटे की शादी रानिया से करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, सियाल ने जैन के गाल को चूमते हुए कहा। जैन भी अपने बाप की बात पर मुस्कुरा उठा। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। रदवान ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया था और उसकी सबसे पसंदीदा मशीला जैन की बुक्स पर अच्छे से पेंसिल से कांटे मारकर बड़े ही प्यार से लाउंज में ले जाकर ज़मीन पर बैठ के बड़े ही एहतराम से फाड़ना था और फिर खुशी से वहाँ खड़े होकर उछलता और जैन को जैन जैन कहकर पुकारता, उसे अपना काम दिखाता। जब से रदवान ने चलना सीखा था, जैन का एक ही काम रोज़ का था, वो था जैन की न्यू बुक्स को लाना। अब तो बुक शॉप वाला भी खुद सियाल को कॉल करके याद करवाता कि वो जैन की बुक्स को ले जाए, पैक करके रखती है। जैन जिस कदर अपनी बुक्स को रदवान से दूर रखता, लेकिन जब वो खेलने के लिए जाता तो रदवान उसकी बुक्स को ढूंढ ही लेता। माही भी अब रदवान को रोकते रोकते थक चुकी थी। जैन जिस कदर शांत मजाज था, रदवान उसके उल्ट था। आलियान और सैर उसके कारनामों से जिस कदर लुत्फानंदोज होते थे, इतने ही राफे और रोहाब भी रदवान की हौसला अफजाई करते। आलियान और सियाल ने जैन और रानिया को एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया था। आलियान को जैन जिस कदर अजीज़ था, वहीं सियाल को रानिया भी इसी कदर प्यारी थी। सब जैन और रानिया के रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि घर की बेटी घर में ही आने वाली थी। दी एंड ख़त्म शुद। अल्लाह हाफिज़।